हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब? तो चलिए, ज्योग्राफी के पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि ऑरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम यानी कि सोलर सिस्टम की उत्पत्ति कैसे हुई। और सोलर सिस्टम के बारे में जितने भी प्रश्न थे, हमने सारे प्रश्न, सारे एमसीक्यू को देखा था, सारे उसके डिस्क्रिप्शन को देखा था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जा करके चैनल में देख सकते हैं। ये हमारा जो अगला चैप्टर है, ये है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी कि हमारा जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी के अंदर क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्योंकि चाहे कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, एसएससी हो, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं एक दो प्रश्न तो रहता ही है कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ में, जैसे कभी कभी एग्जाम रह जाता है कि असंबद्धता के बारे में, डिसकंटिन्यूटी के बारे में, कि आखिर उसमें क्या है, कॉनरोड क्या है, रेपिटी क्या है। कभी एग्जाम आ जाता है कोर के बारे में आ जाता है, कभी क्रस्ट के बारे में आ जाता है। चलिए हम लोग एक एक करके सारे प्रश्न को देखेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे इससे रिलेटेड, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो चलिए, वीडियो के लास्ट तक आप बने रहेंगे तो आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इससे रिलेटेड, सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। और हमारे पास जो पहला प्रश्न है कि पृथ्वी की परतों का घनत्व केंद्र की ओर जाने पर क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक पृथ्वी है, तो ऊपर से आप जब नीचे जाएंगे इसके केंद्र की ओर, तो क्या होगा? क्या ये बढ़ेगा या घटेगा या बिल्कुल स्थिर रहेगा? तो इसी को हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर है कि जब हम ऊपर से क्रस्ट से केंद्र की ओर जाते हैं तो इसका घनत्व बढ़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि बढ़ता है। चलिए इसके बारे में हम समझते हैं क्या है। कि देखिए, ये हमारा क्रस्ट है, ये हमारा मेंटल है और ये हमारा बीच का कोर है। तो जब हम ऊपर से आएंगे तो क्या होगा? बढ़ेगा। तो चलिए हम एक एक करके सारे परतों का घनत्व कितना होता है, इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्रस्ट की। तो जो क्रस्ट आप देख रहे हैं, ये क्रस्ट ऊपर का, इस क्रस्ट का घनत्व क्या होगा? तो इस क्रस्ट का घनत्व सबसे कम होता है। और वो कितना होता है? 2.7 से लेके 3.0 तक। तो चलिए देखिए क्या है। तो घनत्व होता है 2.7 से 3.0 तक। अब देखिए, इसमें जो एक है कि आखिर 2.7 किसका होगा, 3.0 किसका होगा। तो हमारा जो ओशियन का जो क्रस्ट होता है, वो ओशियन के क्रस्ट जो होता है ज्यादा घनत्व होता है, तो वो 3.0 होता है। और ये थोड़ा कम होता है, ये 2.7 होता है। और इसीलिए हम लोग इसको एवरेज लेकर के 2.0 लेकर चलते हैं। तो चलिए देखिए, क्रस्ट क्रस्ट की डेंसिटी कितनी है? 2.8। आप देख रहे हैं, क्रस्ट का कितना है? 2.8। 2.8 हमने क्यों लिया? क्योंकि ओशियन का ज्यादा है, हमारे धरातलीय क्रस्ट कम है घनत्व उसका। तो दोनों का एक एवरेज लेकर के, यानी क्रस्ट का घनत्व हो गया 2.8। उसके बाद आता है मेंटल का। तो मेंटल का घनत्व है 4.5। और लास्ट में है क्रस्ट। देखिए, सॉरी, लास्ट में है कोर। अब कोर भी जो है दो पार्ट में बटा हुआ है। एक है इनर कोर, यानी कि जो सबसे अंदर में है वो है इनर कोर हमारा, और दूसरा है आउटर कोर। अब सबसे ज्यादा हमने क्या पढ़ा था कि जितना हम कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा? बीच की चीजें ज्यादा कंप्रेस होगा। यानी कि हमारा जो कोर है वो सबसे ज्यादा कंप्रेस होगा। तो सबसे ज्यादा घनत्व भी कहाँ होगा? हमारे कोर का। और ये कितना होगा? ये होगा करीब 13.5। और आउटर कोर का होगा 11। तो यही है कि जैसे-जैसे हम ऊपर से नीचे आएँगे, तो क्या होगा? घनत्व हमारा बढ़ता जाएगा। यानी क्रस्ट का घनत्व जो होगा कितना होगा? 2.8। मेंटल का घनत्व कितना होगा? वो 4.5। और लास्ट का जो कोर है, वो कोर का घनत्व सबसे ज़्यादा होगा। उसमें आउटर कोर का कितना होगा? 11। और इनर कोर का कितना होगा? 13.5। यानी सबसे ज़्यादा किसका होगा? वो होगा हमारा इनर कोर का। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। और हमारा अगला प्रश्न है कि महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट। देखिए, महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट की बात करता है के बीच असंबद्धता को क्या कहते हैं? देखिए, हम इसे एक और तरीके से समझ सकते हैं। इसे आप समझ सकते हैं कि आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट के बारे में बात करता है। क्रस्ट भी दो भाग में बढ़ जाता है। तो ये आउटर जो है और इनर है, इन दोनों के बीच की असंबद्धता। असंबद्धता का मतलब क्या होता है? असंबद्धता का मतलब होता है डिसकंटिन्यूटी। तो डिसकंटिन्यूटी का मतलब आप सीधा समझ लीजिए, जैसे आप एक परत से दूसरे परत में जा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि एक परत से दूसरे परत में जा रहे हैं और एक बैग से चेंज चेंज कुछ नहीं हुआ। तो वहाँ पर एक बीच का परत ऐसा होता है कि जब एक परत से दूसरे परत में हम आते हैं तो क्या होता है? कि चेंज होता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी। और डिसकंटिन्यूटी सब आया कहाँ से? तो जब हम भूकंप का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे समझेंगे कि जैसे पृथ्वी का ये लेयर है, लेयर बाय लेयर में बटा हुआ है। तो जैसे ही भूकंप की उत्पत्ति हुई, अब भूकंप की उत्पत्ति होगी तो क्या होगा? कि हर लेयर में भूकंप जैसे ही क्रस्ट से मेंटल में आएगा तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा।
अब चेंज क्यों होता है? क्योंकि वहाँ का जो घनत्व होता है, वो घनत्व अलग होता है, तब हम बोलते क्या हैं कि यहाँ पर क्या हो एक डिसकंटिन्यूटी है। यानी कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ से तरंगे एकदम मुड़ जाए अपने रास्ते से घनत्व चेंज होने से, तब हम लोग बोलते हैं कि यानी कि यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है। तो वैसे ही बात करें डिसकंटिन्यूटी की, कि महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट यानी कि एक आउटर क्रस्ट और इनर कोर के क्रस्ट के बीच में कौन-सा है? तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉनरोड असंबद्धता। तो देखिए कॉनरोड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि कॉनरोड असंबद्धता क्या है? देखिए सबसे पहला है कि डिसकंटिन्यूटी क्या है इसको आप समझिए। तो पृथ्वी के परतों के बीच एक ऐसा क्षेत्र जहां भूकंपीय तरंगी गति में अचानक परिवर्तन आता है उसे असंबद्धन डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्रस्ट है, यहाँ पर मेंटल है, तो बीच में क्रस्ट और मेंटल के बीच में एक ऐसा पॉइंट तो होगा जहां पर एक ट्रांजिशन होगा, जहां पे कुछ बदलाव होगा, तो उसी को बोलते हैं वो असंबद्धता यानी भूकंपीय तरंग जैसे ही यहाँ पर आती है, तो उनकी दिशा और गति में अचानक चेंज आ जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं कि डिसकंटिन्यूटी यानी वहां पर कुछ तो ऐसा है कि जो उसको डिसकंटिन्यू कर दे रहा है भूकंपीय तरंगों को। तो चलिए इसको बोलते हैं हम लोग क्या? कॉनरोड। कॉनरोड किसको बोलेंगे? ये बोलेंगे महासागरीय क्रस्ट और महाद्वीपीय क्रस्ट के बीच की असंबद्धता को कॉनरोड असंबद्धता बोलते हैं। तो देखिए कॉनरोड कहाँ है? तो ऊपरी महाद्वीपीय क्रस्ट और निचले महाद्वीपीय क्रस्ट के बीच। यानी हमने क्या पढ़ा था? क्रस्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? एक ऊपरी और निचली। तो ऊपरी और निचली जो है महाद्वीपीय क्रस्ट, इसके बीच में जो आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉनरोड असंबद्धता। उसके बाद है मोहोविक। मोहोविक क्या है? कि यह क्रस्ट और मेंटल के बीच की सीमा है। देखिए हमने क्या पढ़ा है? क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो क्रस्ट 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 मतलब बाहरी क्रस्ट और अंदरी जो भीतरी क्रस्ट है उसके बीच में, उसके बाद क्रस्ट मेंटल के बीच में, कोर मेंटल के बीच में, आउटर कोर इनर को, हर जगह कुछ ना कुछ डिसकंटिन्यूटी तो होगा। तो हम लोग एक-एक करके सारे डिसकंटिन्यूटी को देखते हैं कि आखिर डिसकंटिन्यूटी क्या है। सबसे पहला देखिए, हमने कॉनरोड देखा। कॉनरोड क्या देखा? कि क्रस्ट, दोनों क्रस्ट के बीच में जो है वो कॉनरोड है। अब आते हैं मोहोविक। इसको मोहो या मोहोरोबिक डिसकंटिन्यूटी भी बोलते हैं। तो देखिए मोहो और मोहोरोबिक डिसकंटिन्यूटी कहाँ है? तो ये हमारा क्रस्ट और अपर मेंटल यानी कि क्रस्ट और मेंटल के बीच में कौन-सा है? मोहोरोबिक। वैसे ही अपर मेंटल और लोअर मेंटल यानी कि मेंटल भी 2 भाग में बटा हुआ है, एक अपर मेंटल, एक लोअर मेंटल। तो अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच कौन-सा है? वो है हमारा रेपेटिव डिसकंटिन्यूटी यानी कि रेपेटिव असंबद्धता। उसके बाद अगले पर आइए, अगला क्या है? वो है लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच क्या है? तो है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच कौन-सा है? वो है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। अब अगला है आउटर कोर और इनर कोर के बीच का कौन-सा है? तो लेहमैन। तो हमने क्या पढ़ा? कॉनरोड, मोहोविक, रेपेटी, गुटेनबर्ग, लेहमैन। आप इस अब ये जो मैं जो पीडीएफ दूँगा उसमें भी अवेलेबल होगा। तो अगर यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन होगा तो आप वहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं। अगला हम देखेंगे स्टेनोस्फीयर के बारे में, कि स्टेनोस्फीयर के संबंध में कौन-सा कथन सत्य है? तो चलिए स्टेनोस्फीयर क्या है? तो एस्थेनोस्फीयर जो है, यह आंशिक रूप से पिघली हुई अवस्था है। जब हम पढ़ेंगे ना कि जो हमारे प्लेट्स हैं, अर्थ के जो प्लेट्स हैं, वो मूव कर रहे हैं, तो अर्थ के प्लेट्स यानी लिथोस्फीयर जो बने हुए हैं प्लेट्स उसके, कहाँ मूव कर रहे हैं? तो इसी एस्थेनोस्फीयर में मूव करते हैं। तो यानी कि एस्थेनोस्फीयर एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा, जो पूरा हार्ड नहीं होगा। कैसा होगा? सेमी लिक्विड की तरह होगा, यानी उस पर कुछ मूव कर सके, इसीलिए एस्थेनोस्फीयर कैसा होगा? तो आंशिक रूप से पिघली हुई अवस्था में होगा। चलिए देखते हैं इसको कि आखिर स्टेनोस्फीयर होता क्या है? देखिए, आपके सामने लिथोस्फीयर नज़र आ रहा होगा। देखिए आप यहाँ पर, आपके सामने एक है लिथोस्फीयर और एक आपके सामने है स्टेनोस्फीयर। तो देखिए स्टेनोस्फीयर क्या है? इसको आप समझिए ध्यान से। तो स्टेनोस्फीयर जो है, ऊपरी मेंटल में कहाँ पर? अपर मेंटल में लिथोस्फीयर के ठीक नीचे देखिए क्या होता है? ये हमारा अपर मेंटल है, ये मेंटल है पूरा, तो अपर मेंटल में क्या है? लिथोस्फीयर है। उस लिथोस्फीयर के ठीक नीचे क्या है? यह अर्ध तरल मैग्मा जैसा लचीला होता है और इसकी परत ऊपरी पृष्ठ के टेक्टोनिक प्लेट की तैरती हुई खिसकती रहती है और ज्वालामुखी के लिए मैग्मा यहीं से मिलता है और यहीं से भूकंप की गति धीमी हो जाती है। अब देखिए हमने क्या पढ़ा था कि भूकंप की गति जो होगी वो धीमी होगी या बढ़ेगी, वो डिपेंड करेगा घनत्व पर। यानी कि इसका घनत्व क्या होगा? चेंज होगा। जब चेंज होगा, ये लिक्विड अवस्था में होगा। अब लिक्विड अवस्था में होगा तो क्या करेगा? भूकंपीय तरंग की गति क्या हो जाएगा यहाँ पर?
धीमा हो जाएगा। तो चलिए इस एस्थेनोस्फीयर के बारे में आपने क्या पढ़ा कि ये सेमी लिक्विड होता है जिस पर हमारा लिथोस्फीयर जो अर्थ के प्लेट्स होते हैं वो तैरते रहते हैं और इसी एस्थेनोस्फीयर जब हम बात करेंगे कि ज्वालामुखी की कि ज्वालामुखी आखिर कहाँ से निकलता है? तो ज्वालामुखी इसी एस्थेनोस्फीयर से पिघल करके क्या होगा ऊपर जाएगा और निकलेगा। जब हम ज्वालामुखी के चैप्टर पढ़ेंगे तो देखेंगे आर्थर होम्स ने कैसे ये कॉन्सेप्ट दिया जो कन्वेक्शन सेल का कि प्लेटें टूटती हैं फिर नीचे जाती हैं एस्थेनोस्फीयर फिर पिघलती हैं, पिघलने के बाद फिर एक साइकिल बनाती है जिसको हम लोग कन्वेक्शन सेल बोलते हैं। हम लोग वो धीरे-धीरे आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये था एस्थेनोस्फीयर के बारे में। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। ये है कि पृथ्वी के कोर में चुंबकीय गुणों के लिए कौन-सा तत्व उत्तरदायी है? अब एक चीज़ समझिए आप कि चुंबकीय गुण कहाँ से आएगी? तो चुंबकीय गुण आने के लिए कौन-सा हो सकता है? तो निकेल और लोहा ही तो होगा। तो चलिए इसको आप लोग देखते हैं हम लोग। तो देखिए आपके सामने ये अर्थ है। आप एक कॉन्सेप्ट समझिए कि हमारा जो अर्थ है, ये अर्थ भी एक बड़ा मैग्नेट है। अब मैग्नेट कैसे है इसको आप समझिए। देखिए, ये अर्थ का इनर कोर अब जो अर्थ का इनर कोर है, हम लोग पढ़ेंगे कि अर्थ का इनर कोर सॉलिड अवस्था में है और आउटर कोर जो है, वो लिक्विड अवस्था में है। तो इतना प्रेशर पड़ा अर्थ के कोर में कि सॉलिड हो गया है, इसके बाहर में लिक्विड है। लिक्विड भी किसका बना हुआ है? तो ये आयरन और निकल का जिसे हम लोग पढ़ेंगे ना सियाल, सीमा, नीफे जब पढ़ते हैं, तो कोर में क्या है नीफे यानी निकेल प्लस आयरन। तो निकेल और आयरन का बना हुआ है ये कोर, तो कोर में क्या है बीच का हो गया, ये पूरा ठोस हो गया और ये लिक्विड हो गया और जब हमारी पृथ्वी घूमती है, तो घूमेगी तो क्या करेगी? ये भी मूवमेंट करेगा और जब मूवमेंट करेगा तो क्या होगा एक विशाल मैग्नेट की तरह काम करेगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि हमारा अर्थ जो है एक विशाल मैग्नेट की तरह काम करता है। तो देखिए इसके बारे में क्या है कि कोर मुख्य रूप से निकेल और लोहा यानी नीफे का बना हुआ है और बाहरी कोर तरल अवस्था में है और पृथ्वी के घूमने से क्या होता है कि पिघला हुआ लोहा भी घूमता है जिससे बिजली की धाराएं पैदा होती हैं और पृथ्वी एक विशाल चुंबक की तरह काम करता है। अब देखिए पृथ्वी विशाल चुंबक की तरह तो काम करता है लेकिन ये कुछ फ़ायदा भी करता है और कुछ नहीं बहुत फ़ायदा करता है। किस कब फ़ायदा करता है कि जब सूर्य से हानिकारक सौर विकिरण आता है ना, कुछ विकिरण आएगा तो कुछ आयन्स ही तो आएगा। अब पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा? उस आयन्स को रिपेल करेगा। हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कैसे रिपेल करता है। तो जब रिपेल करेगा ये चुंबकीय क्षेत्र आप देख रहे हैं ना ये चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा? एक पूरा ऐसे बनकर आएगा पूरा। अब ये चुंबकीय क्षेत्र जब इस तरीके से इसका क्षेत्र बनेगा चुंबकीय क्षेत्र नीचे से ऊपर की ओर ऐसे नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, तो क्या होगा कि जैसे ही सन है मान लीजिए, अब सन से रेडिएशन आ रहा है, तो कुछ आयन लेकर आएगा। अब इस आयन को ये चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा? तो ये रिपेल करेगा, बोला है कि मेरे पास मत आओ, तुम उधर ही रहो और मेरे यहाँ जो लोग रह रहे हैं, क्या करूँ उनको? उनको बचा कर रखेगा ये। तो हमारे जीवन के लिए ये मैग्नेटिक फील्ड इतना कारगर है कि आप समझ नहीं सकते इसको। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। और ये है कि गुटेनबर्ग असंबद्धता कहाँ है? बात किसकी कर रहा है ये? गुटेनबर्ग असंबद्धता की, डिसकंटिन्यूटी की। तो गुटेनबर्ग असंबद्धता कहाँ होगा? ये होगा ऊपरी मेंटल और निचली सॉरी, ये होगा मेंटल और बाहरी कोर के बीच में। कहाँ होगा? मेंटल और बाहरी कोर के बीच में। देखिए, हम लोग ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था डिसकंटिन्यूटी के बारे में कौन-कौन सा? गुटेनबर्ग सबसे पहले क्या पढ़ा था? कॉनरॉड पढ़ा था, रेपेटी पढ़ा था। फिर अब देखिए वैसे ही क्या है? गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग क्या है कि गुटेनबर्ग में आप देखिए हमारा ये कोर है, ये कोर है। अब इस कोर में एक हमारा ये इनर कोर है, ये हमारा आउटर कोर है और ये हमारा लोअर मेंटल है। अब देखिए कैसे होता है ये भी समझ लीजिए आप, कैसे होता है? क्रस्ट में भी कैसे था? आउटर इनर था। क्रस्ट के बाद क्या था? मेंटल, मेंटल में भी क्या था? आउटर इनर था। वैसे ही हमारा कोर है, आउटर इनर था। तो लोअर मेंटल और आउटर कोर लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में क्या है? गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। तो यहीं पर है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। अब देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी के बारे में। तो निचले मेंटल और बाहरी कोर के बीच में क्या होगा? गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी होगा। तो पृथ्वी की सतह से कितना होगा? 2900 किलोमीटर की गहराई पर होगा। अब आपके सामने अगर प्रश्न आ जाए कि हमारा जो मेंटल है, उसकी गहराई कितनी नीचे तक है? तो वो है 2900 किलोमीटर। यानी कि जहाँ पर मेंटल खत्म होगा 2900 किलोमीटर पर, वहीं पर हमारा है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। इसको आपको बिल्कुल ध्यान में लगा के रखना है। अब इसका अवस्था में क्या परिवर्तन होता है? देखिए, यहाँ से पृथ्वी की संरचना ठोस से तरल यानी
अवस्था में बदल जाती है। कैसे बदलेगी आप देखिए। ये लोअर मेंटल जो है हमने क्या पढ़ा था कि हमारी पृथ्वी का कोर जो है सबसे अंदर का वो बना हुआ है बिल्कुल ठोस का, उसके बाहर का बना हुआ तरल का। यानी ये है कैसा? ये है हमारा लिक्विड पार्ट और ये है हमारा सॉलिड पार्ट। अब ये सॉलिड से लिक्विड में ट्रांजिशन जो होगा, ये कहाँ होगा? गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी में। तो आपको ध्यान रखना है वो क्या है? वो है गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। उसके बाद है कि इस सीमा पर भूकंपीय एस तरंगें रुक जाती हैं क्योंकि क्या होता है? तरल में चल नहीं सकती और पी तरंगों की गति अचानक कम हो जाती है। अब हम यहाँ आगे पढ़ेंगे कि तरंगें कैसे काम करती हैं। पीएसएल जो भूकंपीय तरंगें हैं, वो कैसे चलती हैं? उसी चलने में क्या होता है कि जो हमारा एस तरंगे हैं, एस तरंगे कहाँ चलता है? सिर्फ ठोस अवस्था में चलता है। तो अब आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर है ठोस, ठोस से आया लिक्विड। तो लिक्विड में एस तरंगे कैसे क्रॉस करेंगी? तो एस तरंगे यहाँ के बाद क्या होगा? क्रॉस नहीं करेंगी और पी तरंगे आएंगी तो क्या होगा? उनका गति कम हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत भाग मेंटल में पाया जाता है? जो हमारा पृथ्वी के 3 भाग हैं, कौन-कौन से? हमारा क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो बात कर रहा है इस मेंटल की कि मेंटल में कितना भाग पाया जाएगा? तो हमारा ये है कितना? 68%। याद रखिएगा, ये 68% क्या है? ये मास है। ये 68% मास कहाँ है? हमारे मेंटल में है। तो आंसर हो जाएगा सी 68%। चलिए इसके डिस्क्रिप्शन को देखकर समझते हैं हम कि पृथ्वी का मेंटल। देखिए 2 चीज है, 2 बात आता है। पहला आता है मास, एक आएगा हमारे पास मास, दूसरा आएगा वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब ये है कि वो कितना जगह छेक रहा है। मास का मतलब ये है कि उसका द्रव्यमान कितना है, इसको देखेंगे हम लोग। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे मेंटल का जो है, हमारा जो 3 पार्ट है, इस 3 पार्ट में मेंटल का हमने कितना पढ़ा? मास 68%। लेकिन पृथ्वी के कुल आयतन वॉल्यूम का 84% जगह घेरता है। देखिए 68% इसका मास तो है, इसके द्रव्यमान तो है 68%, लेकिन वॉल्यूम का बात क्या? ये वॉल्यूम क्या? तो वॉल्यूम में देखिए ये कितना है? ये है 84%। याद रखिएगा कितना? मास 68% और वॉल्यूम 84%। अब यहां पर आप देख लीजिए कि क्रस्ट का वजन कितना है? 1% से भी कम है, जबकि कोर का वजन कितना है? 32%। देखिए अब बात करते हैं, हमने क्या देखा? 68% किसका है? ये है मेंटल का। अब बात करते हैं क्रस्ट का। क्रस्ट की क्या? तो क्रस्ट जो है वो भी कितना है? वो 1% से भी कम है। याद सोचिए आप कि कितना कम है। क्रस्ट आप देखते हैं पृथ्वी के ऊपर की भूपटपटी। अगर बात करेंगे वजन के हिसाब से, यानी कितना मास, द्रव्यमान कितना है? द्रव्यमान बहुत कम है और कितना है वो? 1% से भी कम है। इसके बाद अगला जो है वो है हमारा कोर। कोर का क्या? तो कोर के बारे में देखिए कि कोर 32% है। सोचिए कोर कितना भारी है। भारी क्यों है कोर? क्योंकि कोर में क्या है? नीफे यानी कि निकेल और आयरन की मौजूदगी है और इसके कारण ज्यादा ये भारी हो जाता है। और कितना भारी हो जाता है ये? करीब 32% ये मास करता है। और हमारा क्रस्ट कितना? क्रस्ट 1%। और सबसे ज्यादा कौन है? सबसे ज्यादा मेंटल। तो याद रखिएगा अगर एग्जाम में आ गया तो सबसे ज्यादा कौन करता है? मेंटल, उसके बाद हमारा कोर और सबसे कम कौन सा है? हमारा क्रस्ट। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि लिथोस्फीयर की औसत मोटाई कितनी होती है? देखिए बात कर रहा है लिथोस्फीयर की। तो लिथोस्फीयर आखिर होता क्या है? हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि मान लीजिए हमारा ये अर्थ है, तो हमारे अर्थ में क्या है? कोर है, मेंटल है और हमारा क्रस्ट है। अब मेंटल में हमने क्या पढ़ा था कि एक आउटर था, एक इनर था, यानी कि बाहरी मेंटल था, एक इनर मेंटल था। तो क्रस्ट का पार्ट और आउटर कोर का, सॉरी आउटर मेंटल का कुछ पार्ट मिला करके ये जो हमारा पार्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लिथोस्फीयर। अब यही लिथोस्फीयर जब हमारी प्लेट के बारे में पढ़ेंगे कि कौन-कौन से प्लेट हैं, मेजर प्लेट्स कौन से हैं, माइनर प्लेट्स कौन से हैं और कैसे पृथ्वी पर सारे प्लेट्स मूव कर रहे हैं, तो जब हम वो चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो प्लेट्स हैं वही लिथोस्फीयर है। जो लिथोस्फीयर है, यही लिथोस्फीयर का पार्ट जो है वो सारे प्लेट्स में बटा हुआ है। और ये प्लेट कहाँ तैर रहा है? तो ये प्लेट asthenosphere पे तैर रहा है।
एस्थेनोस्फीयर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कैसा है, वो सेमी लिक्विड में है। तो यानी कि लिथोस्फीयर कहाँ तैरता है, एस्थेनोस्फीयर पे तैरता रहता है। तो हम बात इसी लिथोस्फीयर की कर रहे हैं कि लिथोस्फीयर की औसत मोटाई कितनी मानी जाती है, तो वो है हमारा कितना, 100 किलोमीटर। तो देखिए आप यहाँ पर कि इसकी बनावट कैसी है, तो इसमें पूरा क्रस्ट और ऊपरी मेंटल का सबसे ऊपरी ठोस हिस्सा शामिल होता है। देखिए, ये है हमारा लिथोस्फीयर। अब लिथोस्फीयर में क्या होगा कि इसमें जो है क्रस्ट, पूरा क्रस्ट, और पूरा क्रस्ट के साथ में क्या, तो हमारा जो मेंटल है, मेंटल का ऊपर का भाग, यानी मेंटल का ऊपर का ठोस भाग और पूरा क्रस्ट मिलाकर के क्या बना, तो वो बना हमारा लिथोस्फीयर। और यही लिथोस्फीयर कहाँ तैरता है, तो एस्थेनोस्फीयर पे तैरता रहता है। तो चलिए इसकी विशेषता क्या है कि पृथ्वी का सबसे कठोर और सबसे बाहरी परत होता है। जब हम चलते हैं अभी रास्ते में ना, तो जिस रास्ते पर कंकड़ पत्थर ये सारे चीजें सब किस कौन है, जो वो, तो हमारे सारे ये लिथोस्फीयर हैं। और यही लिथोस्फीयर के सारे प्लेट्स बने होते हैं। यही लिथोस्फीयर जब आपस में टकराता है तो क्या होता है, भूकंप आता है। और यही लिथोस्फीयर जब बनता है, जहां पे समुद्र में भी देखेंगे और हम कहाँ देखेंगे, धरातल पे भी देखेंगे। तो चलिए, वही बात है टेक्टोनिक प्लेट की, हमारी जमीन की सभी प्लेट्स इसी परत का हिस्सा है, जो नीचे मौजूद एस्थेनोस्फीयर यानी कि पिघली हुई परत पर क्या होता है, तैरता रहता है। अब देखिए, लिथोस्फीयर की मोटाई भी वेरी करेगा। कैसे वेरी करेगा, कहीं कहीं पर जैसे मान लीजिए कि हिमालय है, हिमालय भी क्या है, लिथोस्फीयर का पार्ट ही तो है, हमारे धरातल के ऊपर ही तो है। तो जब हम हिमालय की बात करेंगे तो लिथोस्फीयर बहुत बढ़ जाएगा। यानी कहीं-कहीं पे लिथोस्फीयर 150 किलोमीटर भी पहुँच जाएगा, 200 किलोमीटर पहुँच जाएगा, और कहीं-कहीं बहुत कम भी होगा। जैसे जब हम समुद्र की गहराई में जाएँगे, तो क्या होगा? लिथोस्फीयर कहीं-कहीं 3 किलोमीटर, कहीं 5 किलोमीटर, कहीं 8 किलोमीटर, यानी लिथोस्फीयर की मोटाई वैरी करती है। तो हम जब एक औसत निकालते हैं, तो सबको जोड़कर औसत निकालते हैं, और औसत कितना निकलता है? तो औसत वो 100 किलोमीटर निकलता है। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8, वो है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? बात कर रहा है आंतरिक संरचना के बारे में। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष स्रोत यानी कि डायरेक्ट स्रोत। देखिए, किसी भी चीज को जानने के 2 सोर्स होते हैं। जैसे अगर हम आपके नाम के बारे में पूछे कि आपका नाम क्या है? तो आपने अपना नाम बताया सोनू। तो मैंने आपसे डायरेक्ट पूछ लिया। लेकिन मैं आपसे डायरेक्ट ना पूछ के मैं किसी और से पूछूं कि भाई वो कौन है, किसके बारे में क्या है, तो आपके बारे में वो बताएगा, तो क्या हुआ, ये एक इनडायरेक्ट सोर्स हुआ। वैसे ही पृथ्वी के बारे में, धरातल के बारे में, यानी कि हमारे अर्थ के अंदर क्या मौजूद है, क्या मौजूद नहीं है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसके बारे में जानने के लिए हमारे पास भी 2 सोर्स होंगे। पहला डायरेक्ट सोर्स और दूसरा इनडायरेक्ट सोर्स। डायरेक्ट सोर्स वो जो हमारे पृथ्वी के धरातल से संबंधित होगा, हमें सीधा नज़र आ रहा है, वो हमारा डायरेक्ट सोर्स होगा। और इनडायरेक्ट वो जो हमें नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन हाँ, महसूस हो रहा है कि हाँ, ऐसा हो सकता है, तो इनडायरेक्ट सोर्स होगा। तो हम लोग एक-एक करके पढ़ेंगे। तो बात करता है डायरेक्ट सोर्स की, तो डायरेक्ट सोर्स क्या हो सकता है? तो ज्वालामुखी उद्गार ही तो हो सकता है। क्योंकि जब पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर अंदर से कुछ निकलेगा, जो बाहर निकल कर के आया, इसको हम देख रहे हैं कि भाई डायरेक्ट यहाँ से आया है, यानी अर्थ के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो चलिए हम लोग एक-एक करके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे डायरेक्ट सोर्स। डायरेक्ट सोर्स में क्या हो सकता है? जैसे डीप माइनिंग एंड ड्रिलिंग। जैसे रशिया में एक्सपेरिमेंट किया गया था, करीब वहाँ पर 12 या 16 किलोमीटर ड्रिल किया गया था कि देखने के लिए आखिर अर्थ के अंदर क्या है। तो जब हम ड्रिल करते हैं, ठीक है? जब हम लोग डीप माइनिंग करते हैं, तो क्या है, वो डायरेक्ट सोर्स हम देख रहे हैं जाकर के आखिर इसके अंदर क्या है। दूसरा है वोल्केनिक इरप्शन। अब मान लीजिए हम ड्रिल नहीं कर रहे हैं, लेकिन पृथ्वी के अंदर से कुछ निकल के बाहर आ रहा है हमारे पास, वो भी तो डायरेक्ट सोर्स ही है। उसके बाद बात करेंगे हम लोग इनडायरेक्ट सोर्स की, कि इनडायरेक्ट सोर्स भी कुछ हो सकते हैं पृथ्वी के बारे में जानने के लिए। वो क्या-क्या हो सकते हैं? सबसे पहला है चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड डेंसिटी। जब हम लोग अर्थ के नीचे जाते हैं, तो क्या होगा कि टेम्परेचर में भी चेंज होगा, प्रेशर में भी चेंज होगा, डेंसिटी में भी चेंज होगा। डेंसिटी क्या होगा, बढ़ते जाएगा डेंसिटी जैसे-जैसे नीचे जाएँगे। तब देखें, अच्छा डेंसिटी बढ़ रहा है, यानी अर्थ के अंदर स्ट्रक्चर ऐसा है। कोर का कोर का डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, अच्छा यानी कोर सबसे हार्ड होगा। तो हम जैसे-जैसे अंदर जाएँगे, तो क्या होगा कि टेम्परेचर चेंज होगा, प्रेशर चेंज होगा, डेंसिटी चेंज होगा, यानी कि क्या है ये? एक इनडायरेक्ट सोर्स है, ये बता रहा है कि हाँ, अर्थ ऐसा हो सकता है, क्योंकि ऐसा हो रहा है। वैसे ही ग्रेविटी की बात करेंगे, कि ग्रेविटी में क्या हो रहा है, कि आखिर क्यों सब कुछ खींचा चला रहा है? आखिर ग्रेविटी में इसके अंदर क्या ऐसा है? उसके बाद क्या है, सिस्मिक वेव्स।
सिस्मिक वेव्स क्या? जो हम पढ़ेंगे सिस्मिक वेव्स में कि पी तरंगे क्या होती है, एस क्या होती है, एल क्या होती है। इन तरंगों के बारे में पढ़ेंगे और इनके बारे में देखें कि अच्छा ये ऊपर से नीचे आ रहा है या कहीं जा रहा है, तो इसकी डायरेक्शन कैसे चेंज हो रहा है, इसकी गति में क्या परिवर्तन हो रहा है। तो इसके हिसाब से लगाएँगे कि अच्छा कैसा है, तो यहाँ पे लिक्विड है, यहाँ पे ठोस है, तो ये हो जाएगा सिस्मिक वेव यानी भूकंपीय तरंगों के द्वारा भी हम लोग जान सकते हैं। उसके बाद है मीटेओराइट। मीटेओराइट क्या है कि उल्का पिंड जो पृथ्वी पर गिर कर आता है। तो अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर उल्का पिंड से हम पृथ्वी के बारे में कैसे जान सकते हैं? देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए, जब हमारा ब्रह्मांड बने पूरा, जो सोलर सिस्टम बना, ब्रह्मांड बना, तो उस समय जब सोलर सिस्टम बन रहा होगा तो क्या होगा कि सन भी बना होगा, बहुत सारे प्लैनेट्स भी बने होंगे, इसके साथ बहुत सारे आकाशीय पिंड भी बने होंगे, जैसे मीटेओराइट। तो जो मीटेओराइट बना उस समय, तो अगर वो गिरकर पृथ्वी के ऊपर आता है, तो क्या हम उसका अध्ययन करके नहीं निकाल सकते हैं कि अच्छा इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, ये परत में बना है, तो हमारा पृथ्वी परत में बना होगा? इसीलिए ये भी क्या है, ये भी एक इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है किसके बारे में? इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में। इसके बाद है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैसे? हमने अभी देखा था ना कि पृथ्वी के अंदर क्या है? इनर कोर सॉलिड है, आउटर कोर लिक्विड है और अगर पृथ्वी घूमती है, तो लिक्विड भी घूमता है और लिक्विड जब घूमेगा तो क्या होगा? अर्थ इज बिहेव लाइक अ बिग मैग्नेट। इसीलिए क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है? एक इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 क्या है कि सियाल परत में किन चट्टानों की प्रधानता होती है? देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सियाल सीमा नीफे। तो सियाल जो ऊपर की परत है उसमें किसकी प्रधानता है? तो वो है हमारा ग्रेनाइट की। तो ग्रेनाइट कैसा होता है? एक हार्ड चट्टान होता है। तो सियाल में सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बना है। यह महाद्वीपीय क्रस्ट का मुख्य हिस्सा है। तो सियाल दो भागों से बना है, किसका? पहला सिलिका और दूसरा एल्यूमिनियम, दोनों मिला क्या हुआ? सियाल हुआ, वही हुआ। तो चट्टानों के प्रकार देखिए, तो इसमें मुख्य रूप से ग्रेनाइट चट्टान पाई जाती है। अब ग्रेनाइट चट्टान पाई जाएगी तो ये कैसा होगा? ये हल्का होगा। अब जब हल्का होगा तो क्या होगा? घनत्व भी कम होगा। उसी उसी तरीके से देखिए, तो सियाल परत का औसत घनत्व कितना है? 2.7। हम लोग सीमा को देखेंगे, जैसे जो हमारा सागरीय जो क्रस्ट है, तो महासागरीय क्रस्ट कितना होगा? तो महासागरीय क्रस्ट 3.0 होगा, वही महाद्वीपीय क्रस्ट 2.7 होगा। और इसी के हम एक औसत निकाल के बोलते हैं कि क्रस्ट का घनत्व टोटल 2.8 है। तो वैसे ही हमारा जो महाद्वीपीय क्रस्ट है, ये ग्रेनाइट का बना हुआ है, हल्का है, इसीलिए 2.7 है इसका घनत्व। बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। प्रश्न नंबर 10 है कि पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला पदार्थ किस अवस्था में है? जो हमारा पृथ्वी है, इस पृथ्वी का केंद्र जो है, वो कौन केंद्र किस अवस्था में है? तो ये हमारा है सॉलिड। कैसा है ये हमारा? ये हमारा सॉलिड है। तो कैसा है ये? ठोस है। तो चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए ये हमारा क्रॉस सेक्शन है, इस अर्थ का क्रॉस सेक्शन है और हमारा जो बीच का एक केंद्र है, ये केंद्र कैसा है? तो केंद्र हमारा ये सॉलिड है। तो चलिए इसके बारे में देखिए कि पृथ्वी का सबसे केंद्र वाला हिस्सा जो है पूरी तरीके से ठोस अवस्था में है। अब ठोस अवस्था देखिए इसका तापमान बहुत ज्यादा है। जब हम बात करेंगे अर्थ सन की, तो सन की पहले चैप्टर में हमने क्या देखा था कि सन में क्या था कि जो बाहर का सरफेस था वो बहुत गर्म था। वो कितना था? करीब 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। तो वैसे ही जितना सन के सरफेस का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है, उतना तापमान हमारे केंद्र के भीतर है। लेकिन इतना तापमान रहने के बाद भी वो कैसा है? वो ठोस अवस्था में है। आखिर इसका रीज़न क्या है? तो रीज़न बस यही है कि वो इतना कंप्रेस हो रखा है, इतना दबाव उसके ऊपर पड़ रखा है कि वो तरल अवस्था में ना रह के कैसा हो गया वो ठोस अवस्था में चला गया है। तो वही चीज़ है, इसका कोर कैसा है? तो ठोस अवस्था में है। अगला प्रश्न जो हमारा है, वो है प्रश्न नंबर 11 कि भूकंपीय छाया क्षेत्र में कौन से तरंगे बिल्कुल भी नहीं पहुंचती? देखिए हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं छाया क्षेत्र के बारे में। जब हम बात करेंगे कि हमारा ये अर्थ है और ये मेंटल है, जब कोई भी भूकंपीय तरंग होगा, तरंग निकलेगा, चाहे पी हो, एस हो या एल हो, तो आखिर पीएस है, तो इसका छाया क्षेत्र क्या होता है? छाया क्षेत्र का मतलब वही होता है कि जहां पर वो क्रॉस नहीं कर सकता, जहां से चला गया।
उसके लिए वो आगे नहीं जा सकता, तो क्या करता है कि एक इसका छाया बन जाएगा ऐसे इस जगह पर। तो जब छाया बनेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं छाया क्षेत्र। तो बात उसकी करता है कि भूकंपीय छाया क्षेत्र में कौन सी तरंग बिल्कुल भी नहीं पहुंचती। तो जो हमारा एस जो तरंग है, वो हमारा एस तरंग बिल्कुल नहीं पहुंचता। तो एस तरंग के बारे में हम समझते हैं कि आखिर एस तरंग कैसा होता है। तो इस तरंग को हम लोग सेकेंडरी वेव भी बोलते हैं। सेकेंडरी वेव क्यों बोलते हैं? हम क्या करते हैं कि हम लोग तीन तरंग के बारे में पढ़ते हैं, पी, एस और एल के। तो पी क्या है? पी को हम लोग प्राइमरी बोलते हैं। प्राइमरी का मतलब क्या हुआ? प्राइमरी का मतलब होता है कि वैसी तरंग जो सबसे पहले पहुंचे, सबसे पहले पहुंचने वाले को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी तरंग। दूसरा है सेकेंडरी। एस का मतलब होता है सेकेंडरी। सेकेंडरी का मतलब वो कि जो पी के बाद पहुंचा वो है सेकेंडरी तरंग। यानी कि इस तरंग जो है वो क्या होगा कि लिक्विड में नहीं चलेगा, क्योंकि पृथ्वी के बाहरी कोर कैसा है? तरल है, इसलिए इस तरंग इसे पार नहीं कर पाता। अब देखिए क्या होगा कि हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा कोर है, इस कोर का दो पार्ट, एक आउटर कोर एक इनर कोर। इनर कोर जो था हमारा था वो कैसा था? वो सॉलिड था। लेकिन हमारा जो आउटर कोर था ये कैसा था? ये था लिक्विड। तो जो हमारा लिक्विड पार्ट जो है, हमारा आउटर कोर है, तो जैसे ही इस तरंगे मेंटल से क्रॉस करेगी और जब यहां पर आएगी तो क्या होगा? एक मुड़ जाएगी, क्योंकि वो तरल में इस तरंगे नहीं चलती है। जब तरल में नहीं चलेगी तो क्या होगा? ये यहाँ आने के बाद इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा और यहाँ से मुड़ जाएगा, ये भी यहाँ से मुड़ जाएगा, यानी इस कोर को क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो जब कोर क्रॉस नहीं कर पाया तो क्या होगा? ये पूरा एक शैडो जोन बनेगा। तो अगर प्रश्न में आ जाए कि सबसे बड़ा शैडो जोन किसका बनता है, तो हम लोग लिखेंगे इस तरंग का बनता है। और कितना बनता है? तो 105, करीब 103 डिग्री, 105 डिग्री से लेकर के पूरा 105 डिग्री से 105 डिग्री तक किसका बनेगा? वो बनेगा हमारा इस तरंग का वेव, सॉरी छाया क्षेत्र। वैसे ही पी तरंग की बात करते हैं कि अर्थात पी वेव का शैडो जोन कैसे बनता है। अब देखिए पी वेव क्या है? पी वेव चाहे ठोस हो, तरल हो, कहीं चला जाएगा ये। तो हमने क्या पढ़ा है कि कोर जो है, कोर कैसा है? कोर बिल्कुल ठोस है। कोर यानी कि जो इनर कोर है, अंदर का भाग है, वो बिल्कुल ठोस है और इसका बाहर वाला जो है, वो तरल अवस्था में है। तो जब पी तरंगे चलेंगी तो क्या होगा? ये ठोस को भी क्रॉस करेगा। लेकिन एक और चीज होगा, क्या होगा? इसकी दिशा में परिवर्तन होगा। तो जैसे जब बात करेगा तरल का आएगा, तो तरल पर आने के बाद क्या होगा कि तरल में क्या होगा? ठोस के बाद जब तरल में तरंग जाएगा तो उसकी गति धीमी होगी। गति धीमी होगी तो क्या होगा? दिशा परिवर्तन होगा। तो यानी पी तरंग यहाँ आने के बाद ऐसे मूव कर जाएगा, यहीं से पी तरफ ऐसे मूव कर जाएगा और यहाँ भी ऐसे मूव करेगी। ये जो बनेगा शैडो जोन, ये बनेगा पी का शैडो जोन। यानी पी का शैडो जोन एस के शैडो जोन से कम होता है। और पी का शैडो जोन कितना होगा? तो पी का शैडो जोन हमारा होगा 105 से लेकर के 105 डिग्री से लेके 145 डिग्री तक, और ये दोनों साइड में होगा। ठीक है? तो आप देखिए एस का शैडो जोन और पी का शैडो जोन इस प्रकार से है। आप इसको एक दो बार और ध्यान से देख लीजिएगा। अब बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न की, और ये प्रश्न नंबर कौन सा है? ये प्रश्न नंबर है 12। ये है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या है कि पी तरंग की गति किस माध्यम सबसे तीव्र होती है? देखिए पी तरंग की गति कहाँ सबसे तेज होगी? कोई भी तरंग होगा, सबसे तेज वो ठोस में ही होगा। तो यानी पी तरंग है, तो पी तरंग की गति भी कहाँ सबसे ज्यादा होगा? तो वो ठोस में ही होगा। तो आंसर हो जाएगा सी, ठोस। इसके बारे में समझिए आप। पी तरंगे कैसे काम करती है? पी तरंगे को मतलब बोलते हैं प्राइमरी वेव्स, हमने पढ़ा ना। प्राइमरी वेव्स का मतलब क्या होता है? प्राइमरी वेव्स का मतलब कि जो तरंग सबसे पहले पहुंचे उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी वेव्स। देखिए यहाँ पर तीन के बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे पी, उसके बाद एस, उसके बाद एल, सॉरी रेलिंग वेव्स और लव वेव्स। यहाँ पर देखिए पी कैसे चलेगी? पी ऐसे चलेगी ना कि पी का मतलब ऐसा समझ लीजिए चल रहा, धक्का मुक्की करते हुए चल रहा आपस में। तो जैसे पी तरंग चल रही है, तो ये देखिए देख रहे हैं जिगजैग 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 धक्का मुक्की करते चल रहा है। जब एस चलेगा तो कैसे चलेगा? एस इस तरीके से चलेगा। ठीक है? वैसे रेलिंग वेव की बात करेंगे कि रेलिंग वेव कैसे चलेगा, तो ये ऐसे तो चलेगा ही, साथ में ऐसे भी चलेगा। यानी एक ऐसे भी चल रहा है और एक ऐसे भी रोल करके चल रहा है। नहीं इसको क्या बोलेंगे हम लोग? रेलिंग वेव्स। वैसे ही लव वेव्स होता है। लव वेव्स ऐसे जिग जैग जिग जैग जिग जैग जिग जैग कर चलता है और ये काफी तबाही लेकर आता है। देखिए एल वेव जो है ठोस तरल गैस तीनों में चल सकती है, लेकिन इसकी गति है
घनत्व पर निर्भर करता है। सबसे ज्यादा ठोस में होगा, उससे कम किस में होगा? तरल में होगा। तो तरल में धीमा हो जाता है और पी तरंगे यांत्रिक तरंगे हैं, इसलिए निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती हैं। यांत्रिक तरंगे क्या करेंगी? निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती। तो पी हमने पी, एस और रेलिक और लब के बारे में देख लिया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 13। 13 है कि भूकंप की तीव्रता के मापन हेतु संशोधित मर्केली स्केल की सीमा क्या है? देखिए, हम लोग 2 स्केल के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें पहला है मर्केली स्केल, ठीक है? कि मर्केली स्केल क्या होता है? तो मर्केली स्केल की मापन हेतु सीमा कितनी है? तो वो है 1 से 12। तो देखिए आपकी मर्केली स्केल कैसा होता है? देखिए, ये तो रिएक्टर स्केल का है, मर्केली नहीं है, रिएक्टर है ये, ठीक है? तो देखिए होता क्या है कि कहां से कहां तक होता है? 1 से 12 तक। तो आपको 2 स्केल के बारे में कन्फ्यूजन हो सकता है एग्जाम में। पहला मर्केली स्केल और दूसरा रिएक्टर स्केल। जब रिएक्टर स्केल की बात आएगी, तब हम हमेशा देखेंगे 1 से 10 तक, सॉरी 0 से 10 तक। यानी 0 से 10 तक क्या होगा? तो ये हो जाएगा रिएक्टर स्केल। मर्केली स्केल की बात करेंगे तो ये 1 से 12 तक का होगा। लेकिन इन दोनों में कुछ अंतर है। अंतर क्या है? ये देखिए, रिएक्टर स्केल ताकत यानी एनर्जी बताता है, जबकि मर्केली स्केल बताता है कि भूकंप में कितना बर्बादी की। जैसे आप समझिए कि किसी ने बताया कि आपके अंदर इतनी एनर्जी है। आपके अंदर मान लीजिए कोई बता दिया कि आपके अंदर ना 400 किलो कैलोरी है, आपके अंदर एनर्जी है। लेकिन एनर्जी कौन बताया? तो ये रिएक्टर स्केल बताया। लेकिन मर्केली स्केल क्या बता रहा है कि आपके अंदर इतनी एनर्जी तो है, तो आप 10 लोगों को मार सकते हैं। 10 लोगों को आप अकेले संभाल सकते हैं। तो यानी 2 डिफरेंस हुआ। पहला डिफरेंस कि रिएक्टर स्केल जो है वो एनर्जी को मापता है, यानी कि उस भूकंप के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर है, इसको मापेगा रिएक्टर स्केल। और जिसका कितना पैमाना होता है? 0 से लेके 10 तक। ठीक है? अब मर्केरी स्केल क्या करेगा कि मर्केरी स्केल मापेगा, ठीक है आपके अंदर इतनी एनर्जी तो है, लेकिन इस एनर्जी से आप क्या-क्या कर सकते हैं? यानी कितना तबाही ला सकते हैं? तो इंटेंसिटी की बात कौन करेगा? इंटेंसिटी की बात करेगा मर्केली स्केल, यानी कितनी इंटेंसिटी है इसके अंदर। लेकिन मैग्नीट्यूड की बात यानी उसके अंदर एनर्जी कितनी है, इसकी बात करेगा रिएक्टर स्केल। अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 14 कि भूकंप के दौरान एल तरंग लव वेव्स कहाँ चलती है? लव वेव्स के बारे में हमने पढ़ा था, कैसे लव वेव्स चल रहा था? आड़ा तिरछा होकर चल रहा था। सबसे ज्यादा तबाही लाएगा लव वेव्स। तो लव वेव्स के बारे में पूछ रहा है कि लव वेव्स जो है वो कहाँ चलता है? तो कहाँ चलता है? पृथ्वी की सतह के ऊपर चलता है। ये ऊपर जाएगा और सतह के ऊपर चलने लगेगा, उसी को हम लोग बोलेंगे लव वेव्स यानी एल वेव्स। अब एल वेव्स के बारे में देखिए आप, ये देख रहे हैं आप ना कैसे चल रहा है? ऐसे तो चलता है। यस, ठीक है। हाँ, तो देखिए, एल तरंग जब लव वेव्स की बात करेंगे तो एल तरंग को ही लव वेव्स बोलते हैं। और कहाँ चलता है ये? क्रस्ट पे चलेगा। जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत है ना, लिथोस्फीयर का ऊपरी परत जो क्रस्ट है, उसी क्रस्ट पे चलेगा एल वेव्स। और इसलिए सबसे ज्यादा तबाही कौन लाएगा? यही एल वेव्स, क्योंकि ये ऊपर चल रहा है तो ऊपर जितने भी स्ट्रक्चर बने हुए हैं सबको गिराते चलेगा। इसलिए सबसे पहले सबसे ज्यादा तबाही यही लाता है। और इमारत गिराने का काम, जान माल का नुकसान के लिए मुख्य जिम्मेदार यही एल वेव्स होता है। लेकिन देखिए इसका जन्म तब होता है जब पी एस तरंगें धरातल से टकराती हैं। अब देखिए, पी और एस तरंग यानी प्राइमरी और सेकेंडरी तरंगे गई धरातल के ऊपर। धरातल के ऊपर जाकर धरातल से टकराया। अब नीचे से गया मेंटल से जहां पे आया भूकंप आया, तो भूकंप की फोकस से निकला। फोकस से निकलने के बाद ऊपर गया और ऊपर जाकर धरातल से टकराया। और जब टकराया तो यहाँ पर एक तरंग क्रिएट हुआ। इसी को बोलते हैं एल वेव्स। और ये कैसा चलता है? धरातल के ऊपर चलता है। तो आपको ध्यान में रखना है इसको। और ये सिस्मोग्राफ पर क्या होता है? पी एस के बाद नजर आता है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? किस तरंगे को अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं? देखिए, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य 2 तरह के तरंगे होते हैं। तो बात कर रहा है अनुप्रस्थ तरंगे कौन-सी हैं? तो अनुप्रस्थ तरंगे जो हैं वो हमारा इस तरंग है। तो देखिए, इस तरंगे के बाद में देखेंगे हम लोग कि अनुप्रस्थ का मतलब होता क्या है? देखिए, अनुप्रस्थ का मतलब होता ये है कि जैसे जब कोई तरंग चल रहा है, ठीक है? तो अपने 90 डिग्री एंगल
यानी कि तरंग की दिशा लंबवत गति करेगी। अब तरंग चल तो रहा है ऐसे, कोई तरंग चलेगा तो मान लीजिए सीधे चलेगा ना, लेकिन गति कैसे कर रहा है? तो ये सीधे ना जा करके क्या हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। तो ऊपर नीचे जो हो रहा है यानी चलना चाहिए था स्क्वायर से, लेकिन ऊपर चला जा रहा है, तो अपने लंबवत चलती है, ऐसे चली गई। तो ऊपर नीचे लंबवत जो चलेगा, दिशा के अपने लंबवत, उसको हम लोग बोलेंगे क्या? ट्रांसवर्स वेव यानी अनुप्रस्थ तरंगे। अब अनुप्रस्थ तरंगे कैसे बिहेव करेंगी? तो अनुप्रस्थ तरंगे कैसे बिहेव करेंगी? तो ये बिहेव करेंगी लाइट के रूप में बिहेव करेंगी। अब आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, कैसे आप समझेंगे? जैसे एक दीवार लीजिए, एक दीवार पर एक स्प्रिंग ऊपर में बाँध दीजिए और एक पर एक रस्सी बाँध दीजिए। जब आप स्प्रिंग को खींचकर छोड़ेंगे, तो क्या होगा? ये आगे जाएगा, पीछे जाएगा, एक धक्का-मुक्की करेगा यहाँ पर, तो ये हमारा हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा पी वेव्स। इसको बोलेंगे हम लोग क्या? अनुदैर्ध्य तरंगे, यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स बोलेंगे हम लोग इसको। वैसे ही ट्रांसवर्स वेव यानी कि क्या है ये? अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे किसको बोलेंगे हम लोग? ये बोलेंगे इस तरंगे को, यानी इस तरंग कैसे चलेगा? अपने दिशा के लंबवत चलेगा, वो होगा इस तरंग। और जब पी तरंग क्या होगा कि स्प्रिंग की भांति चलेगा, धक्का-मुक्की करते चलेगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। यानी कि ये चलेगा लाइट की तरह और ये चलेगा कैसा? साउंड की तरह। तो ये दोनों को आपको याद रखना है। अगर एग्जाम में आ जाए कि कौन से ऐसे भूकंपीय तरंग हैं जो साउंड के भांति चलती हैं, तो वो हमारा पी तरंग। अगर एग्जाम में आया कि कौन सा ऐसा तरंग है जो प्रकाश की भांति चलता है, तो हम लगाएंगे एस तरंग। तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है इस चीज को। यानी पी तरंग क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग होती है, यानी कि ध्वनि की तरह चलती है पी तरंग। एस तरंग चलती है लाइट की तरह। एस तरंग क्या चलेंगे? अपनी दिशा के लंबवत चलेगा और ये धक्का मुक्की करते हुए चलेगा। इस तरंग, हाँ, एक चीज और देखना है, कहाँ चलती है? सिर्फ ठोस में, लिक्विड में नहीं चल सकता इस तरंग। इसीलिए इस तरंग का छाया क्षेत्र सबसे ज्यादा होता है। प्रश्न नंबर 16 क्या है? भूकंप आने से ठीक पहले वायुमंडल में किस गैस की सांद्रता बढ़ जाती है? देखिए, जब भूकंप आता है ना, तो भूकंप आने से थोड़े से सेकंड, फ्रिक्शन सेकंड जो होता है, उसमें क्या होता है कि एक गैस की सांद्रता बढ़ जाती है और वैज्ञानिक अनुमान लगा लेते हैं कि अच्छा ये गैस बढ़ रहा है यानी भूकंप आने वाला है। तो कौन सा गैस है? वो गैस है रेडॉन। रेडॉन कैसा है? तो रेडॉन ऐसा गैस है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियोधर्मी गैस। तो चलिए रेडॉन के बारे में पढ़ते हैं। तो होता क्या है देखिए, जब भूकंप आता है, तो भूकंप में क्या होता है कि चट्टान है, दरार आता है। अब चट्टान में क्या होता है कि कई रेडियोधर्मी गैस होते हैं। अब इसी रेडियोधर्मी गैस में क्या होता है कि जब यूरेनियम टूटता है अंदर में, जब चट्टान टूटा तो उसके अंदर यूरेनियम टूटा। अब यूरेनियम टूटा तो वहीं से एक रेडियोधर्मी गैस निकला, रेडियो एक्टिव गैस। और वो रेडियो एक्टिव गैस क्या होता है? रेडॉन। और जब निकलता है, जब बाहर आता है, तो वातावरण में फैलता है, तो क्या होता है? ये लोग बोलते हैं कि अच्छा भूकंप आने वाला है क्योंकि रेडॉन गैस बढ़ रहा है। यानी इसका उपयोग भूकंप की भविष्यवाणी करने के लिए एक टूल के रूप में यूज करते हैं। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, भूकंपीय तरंगों की सांद्रता में फोकस का क्या अर्थ होता है? हम दो पढ़ेंगे, एक फोकस पढ़ेंगे और एक एपिसेंटर पढ़ेंगे। तो अभी बात हो रही है फोकस की। फोकस का मतलब क्या होता है? क्या होता है? यानी कि जहां से भूकंपीय ऊर्जा विमुक्त हुआ, जैसे अगर ये अर्थ है और इस क्षेत्र से अगर एनर्जी निकली, यहाँ पे भूकंप आया, टूटा, कुछ प्लेट टूटा और यहाँ से एनर्जी निकली, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं फोकस। और जब ये फोकस ऊपर जाएगा, तो सबसे पहला धरातल पर जहां पर गया, जहां महसूस हुआ तरंग का, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं एपिसेंटर। तो यानी फोकस मतलब जहां से ऊर्जा निकला उसको क्या बोलेंगे? फोकस। और जहां पहली बार ऊर्जा पहुंचा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एपिसेंटर। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। देखिए, ये हमारा अर्थ का क्रॉस सेक्शन कटा हुआ है। इसमें देखिए यहाँ पर अगर भूकंप आया, टूटा, प्लेट टूटा, कुछ भी हुआ, फ्रिक्शन हुआ, प्लेट टूटा, कुछ भी हुआ, तो इससे यहाँ से एनर्जी निकली, यानी जिस जगह से एनर्जी निकली उसी को हम लोग बोलेंगे क्या? फोकस। फोकस को और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हाइपो सेंटर, याद रखिएगा। फोकस के अलावा क्या इसको बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं हाइपो सेंटर। हाइपो सेंटर फोकस क्या होता है? दोनों एक ही होता है। अब एक और है,
इपिक सेंटर क्या होता है? एक तो हमने क्या देखा? हमने देखा फोकस, दूसरा है एपिसेंटर। एपिसेंटर होता है यानी जहां पे पहली बार महसूस किया गया एनर्जी ऊपर में उत्पन्न हुआ, वहां नहीं, जहां पे तरंगे महसूस की गई उसको बोलते हैं हम लोग एपिसेंटर। तो फोकस और एपिसेंटर दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और जब फोकस है तो फोकस से ही क्या होगा, पीएसएल तरंगे जितने भी है क्या यहीं से निकल कर जाएंगे बाहर। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सुनामी की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी भूकंपीय का अधिकेंद्र कहाँ होना चाहिए? सुनामी की बात करता है। सुनामी कहाँ आता है? सुनामी समुद्र में आता है। जब सुनामी समुद्र में आता है तो समुद्र के नीचे ही तो होगा उसका फोकस। देखिए, ये हमारा क्या है, सुनामी वेव्स कैसे काम करता है आप इसको समझिए। देखिए, हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था दो तरह के क्रस्ट होते हैं, ठीक है? अब यहाँ प्लेट भी होंगे दो तरह के। तो कुछ प्लेट ऐसे होंगे जो महासागरीय प्लेट होंगे या महाद्वीपीय प्लेट होंगे। तो महासागरीय प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट यानी कुछ प्लेट ऐसे होते हैं जो समुद्र के नीचे होंगे। तो जब समुद्र के नीचे प्लेट का फ्रिक्शन होगा, प्लेट टूटेगा, तो क्या होगा कि एक एनर्जी निकलेगी वहां से, और वो एनर्जी क्या करेगा, समुद्र में पानी ही तो है, तो पानी में उछाल लाएगा। जैसे आप नॉर्मल देखिए, नॉर्मल आप एक कुछ पत्थर लेकर के तालाब में जब मारते हैं तो क्या होता है, एक तरंग निकलता है। वैसे ही समझिए, आप जब छोटे तालाब की बात करते हैं इतना तरंग निकलता है, तो उससे कई गुना बड़ा अगर समुद्र है, तो उस समुद्र में अगर कोई हेवी एनर्जी निकला तो वो पानी में कितना हलचल लाएगा। तो वैसे ही होता है सुनामी। सुनामी में क्या होगा कि यहाँ पर कुछ मूवमेंट हुआ, यहाँ से एनर्जी रिलीज हुआ, तो क्या होगा, ये पूरे पानी को ऊपर उठा देगा। और यही पानी जब धरातल, जब जो है ना बीच के किनारे तक जाएगा यहाँ तक, तो क्या होगा, एक वेव्स बनता 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 जाएगा, और यही सुनामी होगा। और यही सुनामी डिस्ट्रक्टिव होता है, जान माल की हानि पहुंचाता है। यानी जब भूकंप समुद्र के नीचे आता है तो जल स्तर में अचानक हलचल होता है, जिससे सुनामी पैदा होती है। यानी समुद्र के नीचे उठी ऊर्जा पानी को विशाल लहर बनाता है और बहुत तेज गति से बढ़ता है, और वही तबाही करता है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है रिएक्टर स्केल के बारे में। हमने पढ़ा था मर्केली स्केल के बारे में। आप एक बार कमेंट में जरूर लिखें कि मर्केली स्केल का पैमाना कितना था, कितना से कितना तक था। वैसे ही देखिए क्या है कि रिएक्टर स्केल पर परिणाम मैग्नीट्यूड जो है, जैसे मैग्नीट्यूड हमने क्या पढ़ा था, 0 से लेकर 10 तक होता है। रिएक्टर स्केल में हमने क्या पढ़ा था, 1 से लेकर 12 तक होता है। तो यानी 0 से 1 तक है। तो अगर प्रश्न वही है कि अगर 1 का मान बढ़ता है, यानी 0 से 1, 1 से 2 होता है, यानी +1 होता है, तो इस +1 होने में ऊर्जा की वृद्धि कितनी होती है? तो ऊर्जा की वृद्धि कितनी होती है? तो वो लगभग 32 गुना ऊर्जा की वृद्धि होती है। देखिए वही है परिमाण, यानी कि रिएक्टर स्केल क्या नाप रहा था। एक चीज और समझिए, हमने इसके पहले वाले प्रश्न में क्या पढ़ा था, दो पढ़ा था पैमाना, एक रिएक्टर स्केल, एक मर्केली स्केल। मर्केली स्केल क्या कर रहा था, इंटेंसिटी को देख रहा था कितना तबाही करेगा। रिएक्टर स्केल क्या देख रहा था कि उसके अंदर ऊर्जा कितना है। तो वही मैग्नीट्यूड की बात करेगा। यानी रिएक्टर स्केल पर जब अंक 1 से बढ़ता है, जैसे 5 से 6 हो गया, तो जो है हमारा एनर्जी कितना बढ़ जाएगा, लगभग 31.6, यानी कि 32, राउंड फिगर देख लें तो 32 गुना बढ़ जाएगा। यानी कि अगर हम केवल भूकंपीय तरंग के आयाम की बात करें तो एक अंक की वृद्धि का 10 गुना होगा। देखिए, एक होता है क्या, मैग्नीट्यूड, और एक होता है एम्पलीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, जब हम एनर्जी की बात करेंगे तो एनर्जी कितना बढ़ेगा, 32 गुना बढ़ेगा। लेकिन अगर हम आयाम की बात करेंगे, यानी कि झटका कितना बढ़ेगा, देखिए झटका बढ़ेगा कितना, तो झटका तो मात्र 10 गुना बढ़ेगा। अगर एग्जाम में आ गया कि एक बढ़ने से झटके में कितना वृद्धि होगी, तो 10 गुना। लेकिन एनर्जी कितना बढ़ेगा, तो 32 गुना। याद रखिएगा, ये दोनों में भी डिफरेंस है। चलिए, यही कारण क्या है कि 7 की तीव्रता 6 की तीव्रता से क्या होता है, बहुत होता है। और जो है लघु गणकीय पैमाना होता है, घातांकीय होता है। चलिए, प्रश्न नंबर 20 को देखते हैं कि इसमें से कौन सी तरंग पुश और पुल तरंग कहलाती है। हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था पी, हमने पढ़ा था एस, और हमने पढ़ा था एल। अब पी तरंग जो है उसे हमने कैसे पढ़ा था, उसे हमने पढ़ा था जैसे एक ये वॉल है, इस वॉल में अगर हम एक स्प्रिंग को ऐसे बांध देते हैं, और ये एस है,
एस में हम लोग क्या करते हैं कि एक रस्सी को बांध देते हैं। ठीक है। तो ये था क्या? ये था पी तरंग। पी तरंग क्या करेगा? जैसे हम स्प्रिंग को खींचकर छोड़ेंगे तो क्या करेगा? धक्का-मुक्की करेगा। तो यही है कि पुश और पुल तरंग क्या कौन-सी कहलाती है? तो हमारी पी तरंग कहलाती है। पी तरंग ही तो पुश और पुल तरंग है। देखिए इसके बारे में तो क्या है? ये हमारा पी तरंग है। पी तरंग कैसा होगा? स्प्रिंग की भांति होगा, पुश पुल करते हुए चलेगा। यानी अगर हम ऐसे अर्थ का एक स्ट्रक्चर ले लें ऊपर का, तो इसमें कैसा होगा? देखिए, जैसे इसमें है ना तो ऐसे तो इसमें क्या करेगा? ऐसे-ऐसे चलेगा, पुश पुल करते हुए चलेगा। तो पुश पुल तरंग कौन-सा है? तो हमारा पी तरंग है। यानी कि पी तरंग चलते समय माध्यम के कणों को आगे-पीछे धकेलता है, इसीलिए इन्हें पुश और पुल तरंग कहा जाता है। इनकी गति ध्वनि तरंगों अर्थात साउंड वेव के समान होती है, जहां ऊर्जा संपीड़न और विरलन यानी कि कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन होता है। जिस तरीके से साउंड वेव में कंप्रेशन रिफ्रैक्शन होता है, वैसे ही साउंड वेव की तरह है हमारा पी वेव्स। अगर आएगा कि लाइट की तरह कौन बिहेव करता है तो वो एस वेव, लेकिन अगर आएगा कि साउंड की तरह कौन बिहेव करता है तो हम लगाएंगे कि वो हमारा कौन है, हमारा पी वेव्स है। यानी कि यह एकमात्र भूकंपीय तरंग है जो ठोस, तरल और गैस तीनों में चल सकता है। हमने बात किया था ना, कहाँ चलेगा ये? ठोस में भी चलेगा, गैस में भी चलेगा और कहाँ चलेगा? तरल में भी चलेगा। तो चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है? देखिए, प्रश्न नंबर 21 है कि ज्वालामुखी से निकलने वाले ठोस पदार्थों के छोटे पत्थरों के आकार को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं लैपिली। जैसे ये ज्वालामुखी है, इस ज्वालामुखी से जो ठोस आकार निकला, वो सबसे छोटा कौन-सा होगा? तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? लैपली। देखिए लैपली के बारे में देखिए कि ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान हवा में फेंके गए वे ठोस टुकड़े जिनका आकार 2 मिलीमीटर से 64 मिलीमीटर तक होता है। कहाँ से कहाँ तक? 2 मिलीमीटर से 64 मिलीमीटर तक जो होगा वो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? लैपली। यानी कि मटर के दाने से लेकर के अखरोट के दाने तक होगा, उनको बोलेंगे हम लोग लैपली। लैपली का मतलब होता है लैपियस, सॉरी लैपिलस। लैपिलस का मतलब क्या होता है? छोटे पत्थर। ये छोटे पत्थर आप देख रहे हैं, इसी आकार का होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लैपिली। तो यानी कि ये मटर के दाने से लेकर अखरोट के दाने तक हो सकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं लैपिली। दूसरा हमारे सामने क्या है? वो है प्यूमिस। प्यूमिस क्या है? प्यूमिस जैसे आप समझ लीजिए, ये देखिए यह प्यूमिस, ये क्या है? झागदार होगा। जब झागदार होगा तो कैसा होगा? हल्का हो जाएगा। और जब हल्का होगा तो क्या होगा? इसी को हम लोग बोलेंगे प्यूमिस। इतना हल्का होता है कि पानी पर भी तैरने लगता है। यानी कि कोई ऐसा पत्थर ज्वालामुखी का जो पानी पर तैरता होगा, जो झागदार तरीके का होगा, उसको हम लोग बोलेंगे प्यूमिस। और जो मटर के आकार से लेके अखरोट के आकार तक का होगा, उसे हम लोग बोलेंगे क्या? लैपिली। अब बोलते हैं टफ। टफ क्या होगा देखिए, तो जैसे ज्वालामुखी से उद्गार निकल रहा है तो राख भी निकलेगा, तो राख जो निकला, उस राख से मिलकर के जो छोटे-छोटे कण बने, उसको हम लोग बोलेंगे टफ। तो यानी ये है आपका टफ, ये है आपका प्यूमिस और ये है आपका लैपिली। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न नंबर 22। 22 है अस्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ क्यों कहा जाता है? अब देखिए, भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर में प्रकाश स्तंभ, उसका प्रकाश स्तंभ क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि यह लगातार गैस और लावा उत्सर्जित करता रहता है, इसीलिए तो बोलेंगे प्रकाश स्तंभ। क्योंकि पहले के जमाने में होता क्या था? देखिए लाइट हाउस का मतलब क्या होता है आप चीज समझिए। लाइट हाउस का मतलब ये होता है कि समुद्र के किनारे एक लाइट हाउस बना होता है और वो दिशा दिखाने का मुख्य रूप से काम करता है, वहां पर कैसा है क्या नहीं है। वैसे ही क्या है, अस्ट्रोम्बोली भी है, एक लाइट हाउस की तरह काम करता है। कि जो पुराने जमाने में जो नाविक होते थे, वो देखते थे कि अच्छा वो अस्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है, एक लाइट हाउस की तरफ काम करते हैं और उसी से वो दिशा का निर्धारण कर लेते थे। इसीलिए नाम है इसका क्या? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। क्यों है कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर लगातार गैस और लावा उत्सर्जित होते रहता है। देखिए, अस्ट्रोम्बोली जो है, ये एक एक्टिव वोल्केनो है। हम वोल्केनो के चैप्टर में पढ़ेंगे कि एक्टिव वोल्केनो क्या होता है, उसका डोरमेंट क्या होता है। तो ये कैसा है अस्ट्रोम्बोली? एक एक्टिव वोल्केनो है और 2000 वर्षों से लगातार छोटे-छोटे विस्फोट होते रह रहा है इसमें। इसमें निकलने वाला चमकता हुआ लावा रात में अंधेरे में दूर से ही दिखाई देता था और पहले इसीलिए इसका रास्ता तय किया था। इसका स्थान कहाँ है? तो सिसिली के पास एक लिपारी आइलैंड है। जब भूमध्य सागर में देखेंगे ना, तो भूमध्य सागर में इटली देखेंगे आप नीचे निकला हुआ, इटली के पास ही कहाँ है? एक सिसिली। और सिसिली के पास ये लिपारी आइलैंड है। उसी लिपारी आइलैंड पे ये स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है, जो कैसा है? एक्टिव है और पिछले 2000 साल से ये कैसा है? ये लगातार
ज्वालामुखी से कुछ ना कुछ बाहर निकल ही रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी के काल्डेरा का निर्माण कैसे होता है? बात करेंगे काल्डेरा। काल्डेरा क्या होता है? तो देखिए, ये मान लीजिए आपका सतह है, यहाँ से निकला ज्वालामुखी। अब ज्वालामुखी जब यहाँ पर निकलेगा तो क्या होगा कि यहाँ पर एक बनाया जाएगा। अब क्या हो, किसी कारण से चाहे विस्फोट हो जाए यहाँ पर या फिर कुछ कारण से, यहाँ पर क्या होगा कि धँस जाएगा और धँस के एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लेगा और इसी को हम लोग बोलते हैं काल्डेरा। तो बात करें काल्डेरा आखिर ऐसा क्यों होता है? तो ज्वालामुखी के शिखर के धँसने, जब शिखर धँस जाता है, तो जो धँसने के बाद इस तरीके का आकार बना, उसको हम लोग बोलते हैं काल्डेरा। तो इसके बारे में देखिए आप कि जब किसी ज्वालामुखी में भीषण विस्फोट होता है तब मैग्मा चैम्बर खाली हो जाता है और सतह न मिलने के कारण ज्वालामुखी ऊपरी हिस्सा क्या होता है, अंदर की ओर धंस जाता है। और जब अंदर की ओर धंसेगा तो क्या होगा, काल्डेरा का निर्माण हो जाएगा। तो देखिए, इसी धसाव के कारण एक बहुत विशाल और बड़ा गड्ढा बनता है जिसको क्या बोलते हैं, काल्डेरा। अब देखिए, काल्डेरा तो बन गया, जगह तो बन गया, गड्ढा तो बन गया, अब उसमें पानी आके भर गया। अब पानी आके भरा, चाहे किसी सोर्स से पानी भर गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग काल्डेरा लेक। तो जब काल्डेरा लेक कैसे बनता है, पहले तो काल्डेरा ज्वालामुखी का ऊपर वाला धंसा तो काल्डेरा बना और उसमें पानी भर गया तो काल्डेरा लेक बन गया। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अम्लीय लावा की विशेषता क्या होती है? देखिए, लावा को हम लोग पढ़ेंगे ना कि बेसिक लावा, बेसाल्टिक क्या लावा क्या होता है, अम्लीय लावा यानी कि एसिडिक लावा क्या होता है। तो बात वही कि अम्लीय लावा की विशेषता क्या है, प्रश्न यही है। तो अम्लीय लावा जो है गाढ़ा और चिपचिपा होता है। देखिए किस तरीके का होता है अम्लीय लावा। देखिए, ये है आपका, मान लीजिए लावा यहाँ से निकल रहा है मैग्मा, और मैग्मा निकला और बाहर आया। तो जब बाहर आया तो एक निर्माण किया। अब बात किया था क्या कि एसिडिक लावा। एसिडिक लावा कैसा होगा? तो एसिडिक लावा हमने क्या पढ़ा, ये सॉरी गाढ़ा होगा। अब जब गाढ़ा होगा तो क्या होगा कि ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा, क्या होगा, ऊंचा जाएगा। गाढ़ा होगा तो क्या होगा, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो क्या होगा, गाढ़ा होगा तो ऐसे आएगा और एक कोन की भांति बनेगा। तो इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, एसिडिक लावा कोन। अब देखिए, एसिडिक लावा में क्या होगा, तो एसिडिक लावा में सिलिका बहुत ज्यादा होता है। अब सिलिका ज्यादा होगा तो चिपचिपा भी होगा और गाढ़ा भी होगा, और जब गाढ़ा होगा ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा, एक कोन की तरह बनाएगा। तो वही हमारा क्या होगा, एसिडिक लावा। अब देखिए, अम्लीय लावा में सिलिका की मात्रा कितनी होती है, 65% के आसपास होती है। क्या है, जो SiO2 जो है, जिसे हम लोग बालू वगैरह सिलिका बोलते हैं, वो कितना होता है, वो 65% होता है। और सिलिका ही इसे कैसा बनाता है, गाढ़ा, यानी कि गाढ़ा बनाने का काम कौन करता है, तो हमारा सिलिका ही करता है। बहाव कैसा होगा, शहद की तरह गाढ़ा होने के कारण यह क्या होगा, बहुत धीमी गति से चलता है और ज्वालामुखी के मुहाने के पास ही जमा हो जाता है। कैसा चलेगा, धीमा चलेगा। अब देखिए, अब एक चीज आप समझिए कि जैसे शहद की तरह गाढ़ा है। अब शहद की तरह गाढ़ा है, तो पृथ्वी के अंदर से जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है, तो लावा और मैग्मा जो है, जब बाहर निकलता है लावा बनता है, तो लावा के अलावा भी कई तरह गैस भी निकलते होंगे। और जब गाढ़ा है तो लेयर बना लेता है, क्या बनाता है, एक स्ट्रेटा लेयर की तरह बना लेगा। और इसके अंदर क्या होगा, गैस आके ट्रैप हो जाएगा। अब गैस अगर ट्रैप हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे विस्फोट करेगा। अब जब विस्फोट करेगा तो क्या होगा, देखिए वही है, कैसी प्रकृति होती है, विस्फोटक प्रवृत्ति होती है। क्योंकि गैस आके जम रहा है और एक बैग से विस्फोट करेगा, तो इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, विस्फोटक होती है। गाढ़ा होता है, दूर तक नहीं जाता है, कोन की तरह बनता है। तो कौन करता है हमारा सारा ये करता है एसिडिक लावा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 25 कि ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान निकलने वाला गैसों में जलवाष्प की मात्रा कितनी होती है? देखिए, गैस तो बहुत सारा निकलेगा, तो उसी में जलवाष्प की मात्रा कितनी होगी, तो जलवाष्प जो होगा वो 80 से 90% होगा, यानी कि सबसे ज्यादा जलवाष्प ही होता है। इसीलिए क्या होता है कि ज्वालामुखी में विस्फोट कैसे होता है, यही जो जलवाष्प होता है ट्रैप होकर रहता है और यही विस्फोट करता है। तो क्या होता है, ये हमारा कितना होता है, 80 टू 90%। चलिए, ज्वालामुखी विस्फोट का निकलने वाला वाटर वेपर सबसे अधिक मात्रा में होता है, कितना होता है वो, ये देख रहे हैं वाटर वेपर, ये सबसे ज्यादा होता है और ये होता है 80 से
90%, क्योंकि जब ज्वालामुखी अंदर से निकलता है, मैग्मा अंदर से निकलता है, तो अंदर में पानी भी तो होगा, तो पानी को भी साथ निकल कर के लाएगा, लेकिन पानी कैसा आएगा? याद कीजिए, पानी अपने नॉर्मल अवस्था में तो नहीं आ सकता है, क्योंकि उतने गर्म होने के बाद क्या होगा वो भाप बन जाएगा और वही जलवाष्प के रूप में ऊपर आता है गैसों में सबसे ज़्यादा, और वो कितना होता है 80 से 90%। और भी होते हैं गैस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, सारे गैस होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा होता है हमारा वाटर वेपर। और विस्फोट का कारण यही बनता है, क्योंकि ट्रैप यही रहता है और वाटर वेपर ही सबसे ज़्यादा विस्फोट करता है। अगले प्रश्न देखते हैं हम लोग कि बैथोलिथ के बारे में बोल रहा है, किस प्रकार की भू आकृति है? बैथोलिथ कैसा है? तो बैथोलिथ कैसा होगा? तो पाताली अग्नि आकृति होगा। देखिए, जब हमारा ज्वालामुखी अंदर से निकलेगा, तो ज्वालामुखी कई आकृति बनाएगा। कैसे बनाएगा? ऐसा तो है नहीं कि ज्वालामुखी निकला, उसको एक पाइप बना हुआ है, बाहर निकल गया, ऐसा तो कुछ है नहीं। उसको पृथ्वी के अंदर से आना है। जब पृथ्वी के अंदर से आना है, तो क्या होगा? जैसे मान लीजिए आपका ये यहाँ से धरातल है, यहाँ से मान लीजिए कि मैग्मा के चैम्बर से निकल कर के आ रहा है बाहर ज्वालामुखी। अब ज्वालामुखी आएगा, तो कुछ तो होगा कि सीधा-सीधा करके यहाँ से निकल गया बाहर, बाहर आ गया। लेकिन कभी-कभी क्या होगा, इधर भी ट्रैप हो सकता है, इधर भी ट्रैप हो सकता है, कभी इधर भी ट्रैप हो सकता है, कभी इधर भी ट्रैप हो सकता है। तो वैसे ही इस अंदर में जो ट्रैप होगा, फिर ठंडा हो जाएगा, तो बहुत तरह की आकृति बनाएगा। और जो आकृति बनाएगा, तो इन्हीं आकृतियों को हम नाम देंगे, बैथोलिथ, फैकोलिथ, सिल, डाइक। तो इन्हीं आकृतियों को हम लोग देखते हैं और एग्जाम में प्रश्न पूछ भी लेता है कि आखिर बैथोलिथ क्या है? तो बैथोलिथ जैसे ही आपसे पूछेगा, तो कैसा लगाना है वो पाताली आग्नेय आकृति है। यानी कि पाताल के अंदर बना आग्नेय आकृति है, जिसको हम लोग बोलेंगे बैथोलिथ। देखिए बैथोलिथ के बारे में, ये है हमारा बैथोलिथ। देखिए, ये कैसा है बैथोलिथ? यानी पृथ्वी के भीतर गहराई में स्थित सबसे बड़ा आग्नेय शैल चट्टान कौन-सा है? बैथोलिथ। अगर एग्जाम में ये भी प्रश्न आ जाए कि पृथ्वी के अंदर सबसे बड़ा जो चट्टानी आकृति है, आग्नेय शैल कौन-सा है? तो हमारा है बैथोलिथ। यानी बैथोलिथ का निर्माण कैसे होता है? जब मैग्मा धरातल के ऊपर ना आकर गहराई में ही ठंडा होकर जम जाता है, तब उसका निर्माण होता है। किसका? बैथोलिथ का। यानी कि जब आया और ये ऊपर नहीं जा पाया, नीचे ही ठंडा हो गया, तो एक बड़ी आकृति ले लिया, फैल गया यहाँ पर, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ये है बैथोलिथ। वैसे ही है लैकोलिथ, एक है ऑप्शन। लैकोलिथ क्या होता है? लैकोलिथ का मतलब होता है कि जैसे गया और यहाँ पे जाने के बाद छतरीनुमा आकृति बना लिया, इसको हम लोग बोलेंगे क्या? इसको बोलेंगे लैकोलिथ। वैसे ही क्या है? एक है बैथोलिथ और एक है क्या है? लैकोलिथ। देखिए, तो बैथोलिथ कैसा होगा? बैथोलिथ तो हम लोग देख रहे हैं, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो आकार में बहुत विशाल और गुंबद का होता है, इस गुंबद आकार का होता है। इसका आधार बहुत गहराई तक होता है, जिसका अंत पता नहीं चलता। यानी इसकी गहराई इतना अंत तक है कि इसका पता नहीं चलता है, और वो क्या है? वो है बैथोलिथ। यानी इसकी संरचना कैसा है? तो ग्रेनाइट चट्टानों की ही तो बनेगा। जैसे ज्वालामुखी से जो मैग्मा निकला, मैग्मा अंदर ठंडा हो गया, बड़ा आकृति ले लिया, बैथोलिथ बन गया, तो कैसा होगा वो? वो ग्रेनाइट की तरह होगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 27 क्या है कि लावा के जमने से निर्मित लहरदार आकृति को क्या पढ़ते बोलते हैं? देखिए, हमने क्या देखा था अभी, बात कर रहे हैं लहरदार की। हमने देखा था क्या? बैथोलिथ। बैथोलिथ में क्या देखा था कि सबसे बड़ा चट्टानी पिंड होगा जो पृथ्वी के अंदर जम जाएगा, जिसका अंत पता नहीं हुआ कहां से निकला है ये। वैसे ही हमने क्या पढ़ा था? ये पढ़ा था लोकोलिथ। लोकोलिथ कैसा होगा? इस आकार का होगा, एक मशरूम की शेप का आकार ले लेगा, जिसको हम लोग क्या पढ़े थे? लोकोलिथ। वैसे ही लहरदार आकृति, जो लहरदार आकृति होगा, उसको क्या बोल देंगे? तो उसको हम लोग बोलेंगे फैकोलिथ। तो चलिए फैकोलिथ को देखते हैं कि फैकोलिथ कैसा होता है। देखिए, सबसे पहला है बैथोलिथ। बैथोलिथ जो है, हाँ, ये देखिए बैथोलिथ। बैथोलिथ कैसा होगा? गुंबद आकार का पिंड जो पाताल की गहराई में जमता है, यानी जमीन के अंदर गहराई में जो जमा, उसको बोलेंगे हम लोग बैथोलिथ। ठीक है? वैसे ही लैकोलिथ क्या है? लैकोलिथ है कि जो एक आधार ऐसे बन जाता है, ऊपर से जो, सॉरी आधार नहीं, आधार समतल होता है, लेकिन ऊपर का आधार ऐसे होगा और ऊपर का ऐसे छतरीनुमा बन जाएगा। ये छतरीनुमा जो बनेगा, इसको हम लोग बोलेंगे लोकोलिथ। वैसे ही फैकोलिथ। फैकोलिथ क्या होगा? फैकोलिथ होगा इस तरीके का लहरदार बन जाएगा आकृति। मैंने कुछ ऐसे लहरदार बन गया, उसको हम बोल क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे फैकोलिथ। ये देखिए आप, यहाँ पर क्या है? बैथोलिथ। वैसे ही है लोकोलिथ। लोकोलिथ का मतलब क्या हो गया था? गुंबद के आकार का, ऐसे छतरी के आकार का बन गया था। वैसे ही अगला है लोकोलिथ। क्या होता है? तस्तरी या छिछले कटोरे की आकृति का हो जाता है। जैसे मान लीजिए
यहाँ से निकला और यहाँ पर एक ऐसा आकृति बना लिया तस्तरी के या फिर छिछले कटोरे के आकार का, उसको हम लोग बोलेंगे लोपोलिथ। यानी देखिए क्या-क्या पढ़ा हमने? सबसे पहले पढ़ा बैथोलिथ। बैथोलिथ का मतलब क्या पढ़ा? बैथोलिथ का मतलब गुंबद के आकार का नीचे ही जम गया सबसे बड़ा बैथोलिथ। वैसे ही लोकोलिथ पढ़ा। लोकोलिथ क्या पढ़ा? लोकोलिथ पढ़ा छतरी के आकार का बन गया तो बन गया लोकोलिथ। फैकोलिथ क्या पढ़ा? फैकोलिथ पढ़ा कि लहरदार बनेगा, उसको बोले हम लोग क्या बोलेंगे? फैकोलिथ बोलेंगे। वैसे ही हमने क्या पढ़ा एक और? वैसे ही पढ़ा हमने लोपोलिथ। लोपोलिथ का मतलब क्या हो गया कि तस्तरी के आकार का बना। लोपोलिथ तस्तरी के आकार का बना तो बोलेंगे उसको लोपोलिथ। इसमें और भी हैं उसके अलावा एक है सिल और एक है डाइक। इसके बारे में समझिए कि सिल और डाइक क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैग्मा यहां से निकला, बाहर जाने के बाद इसको एक रास्ता मिला, है दरार मिला। इस दरार में आके ऐसे जम गया ये पैरेलल। तो ऐसे जब जमा आकर के तो क्या हो बनेगा ये होगा सिल बोलेंगे इसको। सिल बोलेंगे इसको। वैसे ही डाइक जब ये ऐसे ऊपर की ओर जम जाएगा तो इसको बोलेंगे हम लोग डाइक। यानी सिल, डाइक, लैकोलिथ, बैथोलिथ, फैकोलिथ हमने सब समझ लिया। चलिए हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 28 की कि प्रश्न नंबर 28 आखिर क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 28 है कि पृथ्वी के मेंटल में संवहन धाराएं के चलने का क्या कारण है। बात कर रहे हैं हम लोग संवहन धाराओं के बारे में कि संवहन धाराओं के चलने का क्या कारण है। तो आप समझिए क्या करते हैं, अर्थात संवहन धाराएं क्या होती हैं। जैसे हम अपने धरातल पर रहते हैं तो हम अपने वायुमंडल में भी एक संवहन धारा देखते हैं। उसको समझिए पहले। ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर में क्या होता है? हवा है। हवा क्या करता है? गर्म होकर ऊपर उठता है, फिर ठंडा होकर क्या करता है? नीचे बैठता है। फिर जब यहाँ पे नीचे बैठता है, ठंडा हो जाता है, तो फिर क्या करता है? हाई प्रेशर बनता है। हाई प्रेशर से फिर लो प्रेशर की ओर जाता है और क्या करता है? एक साइकिल बनाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं संवहन धाराएं। अब ऐसे ही संवहन धाराएं सिर्फ ऊपर नहीं चलती, हमारी पृथ्वी के अंदर भी एक संवहन धारा चलती है। और इस संवहन धारा का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो सर आर्थर होम्स ने इस संवहन धारा कॉन्सेप्ट दिया था कि कैसे हमारे प्लेट्स मूव कर रहे हैं, कैसे जो भारी प्लेट्स हल्की प्लेट्स के नीचे आ रहा है, कैसे टूट रहा है, फिर कैसे मेंटल में नीचे जा रहा है और फिर कैसे पिघल के फिर कैसे वो ऊपर आ रहा है और एक साइकिल बना रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं संवहन धारा। तो यही है कि संवहन धाराएं चलने का मुख्य कारण क्या है? तो रेडियोधर्मी तत्व से उत्पन्न होने वाला जो ऊष्मा है, उसी से चलता है संवहन धारा। देखिए, ये हमारा पृथ्वी के नीचे का स्ट्रक्चर है। ये हमारा है इनर कोर, ये हमारा है आउटर कोर और ये हमारा है मेंटल। और हमने क्या पढ़ा था कि मेंटल में जो asthenosphere होगा, वही asthenosphere कैसा था? वो सेमी लिक्विड था और उसी यहीं पे क्या होता है? पिघलता है। कौन पिघलता है? तो हमारी जो प्लेट्स हैं, प्लेट्स का जो मूवमेंट होता है, तो जो भारी प्लेट्स होते हैं लिथोस्फीयर, वो क्या होता है लिथोस्फीयर? वो भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे आता है। अब नीचे आने के बाद क्या होता है कि एक सबडक्शन ज़ोन बनता है। सबडक्शन ज़ोन का मतलब क्या है? सबडक्ट हो गया नीचे, उसके बाद ये नीचे आने के बाद टूट जाता है। टूटने के बाद यहाँ जाता है, पिघलता है, गर्म होता है, फिर ऊपर उठता है, फिर ठंडा होता है और फिर यही प्लेट मूव करता है, फिर ये नीचे जाता है। तो एक साइकिल बनाता है अर्थ के नीचे भी। वो साइकिल हमें पता नहीं चलता क्योंकि वो साइकिल इतना लॉन्ग टाइम पीरियड लेता है कि वो हमारे समझ से बाहर होता है। तो लेकिन यहाँ भी क्या होता है? एक संवहन धारा चलती है, कन्वेक्शन सेल चलता है, जिसको बताया था हमारे सर आर्थर होम्स ने। तो चलिए इसके बारे में देखिए क्या है। तो पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा का मुख्य स्रोत क्या है? तो पृथ्वी के अंदर सबसे पहला है रेडियोधर्मी क्षय। देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेडियोधर्मी जो पदार्थ हैं वही पृथ्वी के अंदर का मुख्य कारण है उष्मा के। इसके अलावा भी हैं और क्या-क्या हो सकते हैं ये देखिए। सबसे पहला है रेडियोधर्मी क्षय। तो रेडियोधर्मी क्षय कहाँ से होगा? यूरेनियम से, थोरियम से, पोटेशियम से तत्व जो टूटेंगे अंदर में, टूटेंगे, टूटने के बाद जो ऊष्मा निकलेगी वहां से, तो वहां से जो प्राप्त होगा ऊष्मा वो हो जाएगा रेडियो एक्टिव डीके। दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा प्रीमोडियल हीट, आद्य ऊष्मा। ये क्या है इसको समझिए आप। तो जब 4.5 अरब साल पहले क्या हुआ कि निर्माण हुआ पृथ्वी का, तो निर्माण के समय में क्या होगा? जैसे बिग बैंग हुआ था, बिग बैंग फटा, फटने के बाद बना, बनने के बाद गर्मी तो बहुत ज्यादा धीरे-धीरे ठंडा हो रहा है ना हमारा सौरमंडल भी, ब्रह्मांड धीरे ठंडा हो रहा है, सौरमंडल ठंडा हो रहा है। तो वैसे ही अर्थ जब बना, तो अर्थ के जो इनर जो कोर है, वहां पे तो हीट एब्जॉर्ब हो गया।
उसके बाद धीरे-धीरे ठंडा, ठंडा, ठंडा ऊपर का जो अभी भूपर पट्टी है, बिल्कुल ठंडा नज़र आता है हमें। लेकिन अंदर का जो हीट है उस समय का जब पृथ्वी बन रहा था, कब बन रहा था? 4.5 अरब साल पहले, तो उस समय का हीट खत्म तो नहीं हुआ होगा। हीट क्या होगा? हीट उसी में जमा हुआ है। तो वही हीट जो है क्या है? वो भी एक सोर्स है ऊष्मा का। उसके बाद है गुरुत्वीय बल यानी ग्रेविटेशनल प्रेशर। पृथ्वी का क्या होता है? परत का अत्यधिक भार ऊपर से प्रेशर पड़ेगा, जब हम किसी पे ज़्यादा प्रेशर करते हैं, तो वो भी हीट में कन्वर्ट होता है प्रेशर की एनर्जी। तो वही क्या है वहाँ से भी गुरुत्वीय बल से भी क्या होता है पृथ्वी अंदर से वो ऊष्मा लेकर के एनर्जी लेता है। उसके बाद है ज्वारीय घर्षण। तो चंद्रमा और सूर्य के उत गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से भी पृथ्वी में जो रगड़ होता है, आप ऐसे पता नहीं चलता, लेकिन यहाँ से भी होता है, सूक्ष्म मात्रा में निकलता है, हमें भ भले ही पता ना चले, लेकिन ये जो ज्वारीय टाइडल जो फ्रिक्शन होता है, यहाँ से भी एनर्जी मिलता है, ऊष्मा मिलती है। उसके बाद है अगला है 29 नंबर रेपेटी असंबद्धता किसके किनके बीच पाई जाती है? हम क्या पढ़ रहे थे? डिसकंटिन्यूटी के बारे में। डिसकंटिन्यूटी वह स्थान था जहाँ पर भूकंपीय तरंगे अचानक से अपना रास्ता मोड़ लेती हैं, अचानक से उनके गति में परिवर्तन होता है। क्यों होता है? क्योंकि 2 परतों के बीच में एक ऐसा स्थान ट्रांजिशन ज़ोन होता है, जिनका घनत्व दोनों से अलग होता है। तो वही है कि अर्थात रेपेटी असंबद्धता यानी कि रेपेटी डिसकंटिन्यूटी कहाँ पर है? तो हमारा है वो ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच में। मेंटल में भी 2 हैं, ऊपर का मेंटल और नीचे का मेंटल, तो इन दोनों के बीच में जो होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेपेटी। देखिए, हमारा ये क्रस्ट है, ये हमारा मेंटल है। मेंटल में क्या है ये? अपर मेंटल है, ये लोअर मेंटल है। इस अपर लोअर मेंटल के बीच में जो रेपेटी देख रहे हैं, वही हमारा क्या है? रेपेटी असंबद्धता यानी कि रेपेटी क्या है? डिसकंटिन्यूटी। देखिए, ऊपर से एक-एक करके चलते हैं। सबसे पहला हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहला हमने पढ़ा था कॉनरोड डिसकंटिन्यूटी। तो कॉनरोड डिसकंटिन्यूटी कहाँ था? वो था दोनों क्रस्ट के बीच में। उसके बाद था मोहोरोबिक। मोहोरोबिक कहाँ था? क्रस्ट और आउटर मेंटल, अपर मेंटल और क्रस्ट के बीच में था मोहोरोबिक। उसके बाद रेपेटी कहाँ है? अपर मेंटल, लोअर मेंटल के बीच में रेपेटी है। गुटेनबर्ग कहाँ है? तो लोअर मेंटल, आउटर कोर के बीच में है गुटेनबर्ग और आउटर कोर और इनर कोर के बीच में है लेहमन। तो ये सारा आपको ध्यान से याद रखना है। हो सकता है कभी आपको पूछ ले कि ऊपर से नीचे सजाएँ या फिर किसी 2 के बीच का पूछ लेगा, तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। वही है यहाँ पे फैक्ट्स, इस फैक्ट्स को है पढ़ लेंगे आप। चलिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 कि लावा के उस प्रकार को क्या कहते हैं, जो बहुत ही कम श्यानता विस्कोसिटी के कारण पानी की तरफ बह जाता है? देखिए, लावा क्या हुआ? जब ज्वालामुखी निकला, तो जब जो बाहर निकला उसको बोलेंगे लावा और जो पृथ्वी के अंदर है उसको बोलेंगे मैग्मा। यानी मैग्मा जब नीचे से निकल के ऊपर आया, बाहर निकला तो वही बना लावा। अब बात इसी लावा की हो रही है कि वो कौन-सा लावा होगा? लावा के उस प्रकार को क्या कहते हैं जो बहुत ही कम श्यानता अर्थात लो विस्कोसिटी होगा। तो हमने इसके पहले क्या पढ़ा था? एक पढ़ा था एसिडिक और दूसरा पढ़ा था बेसिक। बेसाल्टिक और एसिडिक। एसिडिक में क्या पढ़ा था कि गाढ़ा होगा, चिपचिपा होगा, लेकिन ये पूछ रहा कैसा है? ये पूछ रहा है पानी की तरफ बह जाएगा। पानी की तरफ बह जाएगा तो कौन होगा? वो हो जाएगा हमारा कौन? बेसाल्टिक लावा। बेसाल्टिक लावा क्यों पानी की तरफ बह जाएगा? क्योंकि इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है। जब सिलिका की मात्रा कम होगी बेसाल्टिक लावा में तो वो पानी की तरफ बह जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। इसको बोलते हैं क्षारीय लावा भी बोलते हैं। बेसिक का मतलब ये होता है क्षारीय। अब देखिए इसका कम श्यानता होगा, लो विस्कोसिटी होगा। आप ये जो फिगर देख रहे हैं, इस फिगर में भी आप देखिए कि जैसे ज्वालामुखी निकला, लो विस्कोसिटी होगा। नॉर्मल ज्वालामुखी में क्या होता है कि जिसकी श्यानता ज़्यादा होगी, जो ज़्यादा गाढ़ा होगा, कैसा बनेगा? वो एक डोम की भांति आकार ले लेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पे है क्षारीय। क्षारीय में क्या होता है? सिलिका की मात्रा कम होती है। जब सिलिका की मात्रा कम होगी, तो दूर तक जाएगा, पतला एकदम पानी की तरह बहेगा। तो देखिए कैसे बह रहा है ये गर्मी होकर के, गर्म होकर पानी की तरह बह रहा है। यानी ये पतला होता है, जिसके कारण क्या होता है पानी की तरह दूर तक बहता चला जाता है और इसका तापमान बहुत अधिक होता है। लगभग कितना होता है? 1000 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। सिलिका का मात्रा कितना होगा? 45 से मात्र 55%। कैसा होगा? तो गहरे काले या स्लेटी संरचना होगा। भू आकृति तो पता ही कैसा होगा? पठार की तरह बह जाएगा तो पठार बन जाएगा कुछ ऐसा। तो वैसे ही बनता है लावा पठार। ठीक है? और एक और है सिल्ड ज्वालामुखी का निर्माण भी यहीं से होता है। जैसे भारत का दक्कन ट्रैप, जो दक्कन का पठार है, दक्कन का पठार किससे बना है? तो बेसाल्टिक लावा से बना है। क्यों? क्योंकि वो बह गया है, ज़्यादा ऊँचा नहीं बना है।
तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगर प्रश्न आ जाए कि दक्कन का पठार किस तरह के लावा से बना हुआ है, तो बेसाल्टिक यानी कि क्षारीय लावा से बना हुआ है, जिसमें सिलिका की मात्रा कम है, जो दूर तक बह जाता है, एक डोम का रूप नहीं लेता। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब है क्वेश्चन नंबर 31 कि ज्वालामुखी से निकलने वाला सबसे छोटे कण को क्या कहते हैं? तो बात है सबसे छोटे कण को क्या कहते हैं? तो सबसे छोटे कण को हम लोग बोलेंगे टफ। टफ क्यों सबसे छोटा होगा? क्योंकि ज्वालामुखी के राख से मिलकर बना होगा। तो जो राख से मिलकर बनेगा वो छोटा-छोटा आकार बनेगा। तो देखिए हमारा यही है टफ, इसी को बोलते हैं टफ, जो कि ज्वालामुखी के राख से मिलकर छोटे-छोटे बना है और ये सबसे छोटा होता है। टफ क्या है कि सबसे बारीक और छोटे धूल के समान से बनता है। वैसे ही सिंडर, सिंडर जिसको कि लैपली भी बोलते हैं, लैपली को हमने इससे ही पहले भी पढ़ा था कि लैपली कैसा होता है? लैपली चने या मटर के दाने के आकार का टुकड़े होता है, जिसको हम बोलते हैं लैपली। वैसे ही बोलते हैं बम। देखिए आप ध्यान दीजिएगा कि जितने भी बाहर निकल रहे हैं सारे संरचना, जैसे चाहे बम हो जाए, सिंडर हो जाए, टफ हो जाए, ये सारे का जो नामांकरण है वो कैसे कर रहे हैं कि साइज के हिसाब से कर रहे हैं। जैसे बड़ा होगा तो कुछ सेंटीमीटर से लेकर कई मीटर तक बड़ा होगा तो बम की तरह होगा। सिंडर होगा, लैपली होगा, चना के आकार का होगा, टफ होगा, राख से बना होगा तो ऐसा बनेगा। वैसे होता है प्यूमिस, प्यूमिस क्या होता है? प्यूमिस हमने पढ़ा था ना कि झाग युक्त होगा, यानी ज्वालामुखी से निकलने वाला वैसा संरचना जो पानी पर भी तैरने लगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्यूमिस बोलेंगे। प्यूमिस यानी झाग की तरह होगा, जाल होगा, उसमें जाली की तरह होगा बना हुआ संरचना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। निम्नलिखित में से कौन-सा एक मिश्रित ज्वालामुखी है? बात कर रहे हैं हम लोग मिश्रित। मिश्रित कौन-सा है? तो मिश्रित हमारा है माउंट फ्यूजी। तो देखिए माउंट फ्यूजी के बारे में समझते हैं कि माउंट फ्यूजी कैसा है। माउंट फ्यूजी जो है वो एक स्ट्रेटोवोल्केनो है। स्ट्रेटोवोल्केनो क्या होता है? देखिए स्ट्रेटो का मतलब है स्ट्रेटा से निकलकर बना है। स्ट्रेटा का मतलब कि परत दर परत की बात कर रहा है। जैसे आप इसमें देखिए, ये क्या है? ये यहाँ पे 1 परत, 2 परत, कई परतों में मिलकर बना, तो बना हमारा स्ट्रेटोवोल्केनो और यही स्ट्रेटोवोल्केनो जो क्या है? ये एक मिश्रित है। मिश्रित यानी कि कंपोजिट वोल्केनो है। अब देखिए, इसकी बनावट कैसा है? तो लावा, राख और अन्य ज्वालामुखी पदार्थों की परतों से मिलकर बना होता है, कई परत मिलकर बना, तब हमारा बना माउंट फ्यूजी, जो कैसा है? कंपोजिट है, मिश्रित है। इसका लावा गाढ़ा और चिपचिपा होता है। गाढ़ा चिपचिपा कैसे होगा? क्योंकि इसमें क्या होगा? सिलिका की मात्रा ज्यादा होगी और जब सिलिका की मात्रा ज्यादा होगी तो क्या होगा? गाढ़ा होगा और गाढ़ा होगा तो दूर तक नहीं जाएगा। दूर तक नहीं जाएगा तो क्या होगा? एक डोम की भांति बनेगा। डोम की भांति बनेगा तो क्या होगा? लेयर बाय लेयर बनेगा। इसीलिए बोलते हैं हम लोग इसको स्ट्रेटोवोल्केनो या कंपोजिट वोल्केनो। तो आपको बिल्कुल इसको ध्यान में रखना है। आकृति कैसा होगा? ऊंचे होगा, शंकु के आकार का कोनिकल शेप ले लेगा। क्यों ले लेगा? क्योंकि गाढ़ा है। विस्फोट भी होगा। विस्फोट के लिए हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कि ज्वालामुखी के अंदर से बहुत सारा चीज़ निकल रहा है, तो साथ में बहुत सारे गैस भी निकलेंगे, जलवाष्प भी निकलेगा और जब गैस और जलवाष्प निकलेगा, तो जलवाष्प ट्रैप होकर रह जाएगा और यही गल जलवाष्प जो ट्रैप होकर रहेगा, तो क्या करेगा? इसको लेयर को तोड़ेगा और जब लेयर को बाहर का तोड़ेगा, तो क्या करेगा? विस्फोट करेगा। तो जब प्रश्न में आएगा कि विस्फोट कहाँ होता है? तो एसिडिक, याद रखना है आपको, कहाँ होता है? एसिडिक में, जहाँ गाढ़ा होगा, जहाँ सिलिका की मात्रा ज़्यादा होगी। मि और प्रमुख उदाहरण देखिए माउंट फ्यूजी कहाँ है ये? हाँ, ये देखिए ये कहाँ है? याद रखिएगा ये जापान में है। और माउंट पिनाटुबो, पिनाटुबो कहाँ है? फिलीपींस में है। माउंट पिनाटिबो फिलीपींस, ये भी कैसा है? ये भी कंपोजिट है। और एक और है माउंट फ्यूजी, ये कहाँ है? ये जापान में है। अगले प्रश्न पर आज हम लगाते हैं। प्रश्न नंबर 33, ज्वालामुखी बम का न्यूनतम व्यास कितना होता है? बात करें ज्वालामुखी बम के बारे में। बम हमने कैसा पढ़ा था? बम बड़ा होता है। जब बम बड़ा होगा तो कितना होगा? ये करीब 64 एमएम से ज्यादा होगा, क्योंकि हम लोग बम की बात कर रहे हैं। देखिए, तो ज्वालामुखी से निकलने वाले ठोस पदार्थ से उनके व्यास के आकार को वर्गीकृत किया जाता है। जैसे जो भी निकलेगा ज्वालामुखी से, हमने क्या देखा अभी कि ज्वालामुखी के अंदर जो भी निकल रहा है उसका नामकरण कैसे करेंगे? उसके साइज के हिसाब से। जैसे बड़ा है तो बम हो गया, यानी बम कितना होगा? तो 64 मिलीमीटर से अधिक होता है, उसी को बम बोलते हैं। लैपली क्या होगा? लैपली कितना होगा? 2 से 64। लैपली क्या पढ़ेंगे हम लोग? 2 mm, 2 mm से सॉरी 64 mm, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा
लैपिली, लैपिली 2 एमएम से 64 एमएम, बम जो हो जाएगा 64 एमएम से ज़्यादा बम, जिसको बम बोलेंगे। और ज्वालामुखी राख तो पता ही है क्या होगा, 2 एमएम से छोटा होगा, राख होगा। और राख से कौन-सा संरचना बन रहा था? तुम्हारा टफ बन रहा था। तो ये है हमारा बम। बम का आकार क्या होता है? तो 64 एमएम से ज़्यादा होता है, वो होता है हमारा ज्वालामुखी बम। अब है 34 नंबर क्वेश्चन कि भूकंपीय तरंगों के पथ की प्रकृति कैसी होती है? अब भूकंपीय तरंग है, उनका पथ कैसे चलेगा? जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी में हमने क्या पढ़ा था कि कई लेयर हैं। अब जब कई लेयर हैं तो क्या होगा? जब तरंग मान लीजिए भूकंप आया, कहीं से प्लेट खसका, टकराया, टूटा, तो क्या होगा? भूकंप आएगा। अब भूकंप आएगा, कैसे चलेगा? क्या ये सीधा चलेगा, टेढ़ा चलेगा? नहीं। कैसे चलेगा ये? तो ये वक्राकार चलेगा। वक्राकार क्यों चलेगा? आप समझिए इसको, यहाँ से फोकस एनर्जी निकला, तो ऐसे-ऐसे एनर्जी निकलेगा, मतलब ऐसे गोल-गोल करके नहीं, यानी कि एक वक्र कर्व ले लेगा। कर्व क्यों लेगा? कि हमारी पृथ्वी का जितना भी परत है, वो कोई भी परत कैसा है? सेम नहीं है, हर परत अलग है। तो जिस परत में जाएगा डायरेक्शन चेंज करेगा तो कैसा बनेगा? एक वक्राकार डिजाइन लेगा। तो यही है हमारा, ये देखिए, ये हमारा फोकस। ये है हमारा फोकस। अब इस फोकस में आप देखिए कि जो फोकस है, इस फोकस से एनर्जी निकला तो कैसा निकला? ये वक्राकार निकला, ऐसा नहीं निकला किसी डायरेक्शन में निकल गया। क्यों? क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि पी कैसा पढ़ा था? कैसे चलेगा? तो धक्का-मुक्की करके चलेगा। एस कैसे पढ़ा था? एस इस तरीके से चलेगा, यानी आपका जो रास्ता है उसकी क्या करेगा? लंबवत चलेगा। तो वैसे ही वक्राकार चलता है। यानी जैसे-जैसे तरंगें पृथ्वी के भीतर जाती है, चट्टानों का घनत्व दबाव बढ़ता जाता है। और घनत्व बदलने का कारण क्या होता है? तरंगें मुड़ जाती हैं, जिससे उनका मार्ग सीधा नहीं कैसा होता है? वक्राकार हो जाता है। यानी गहराई के साथ घनत्व बढ़ने पर क्या होगा? गति बढ़ेगी। याद रखिएगा, घनत्व जितना ज़्यादा, तरंगों की गति उतना ज़्यादा। इसको कॉन्सेप्ट में याद रखना है आपको। यानी कि अपवर्तन के कारण ये तरंगे अक्सर ऊपर की ओर मुड़कर सतह की ओर वापस आ जाती हैं। तो कैसा होगा ये? वक्राकार शेप होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर कि रेले तरंगे अर्थात रेले वेव्स क्या हैं? हमने क्या पढ़ा? हमने एस के बारे में पढ़ा, एल के बारे में पढ़ा, कैसे होंगे? अब बात आता है रेले तरंगे के बारे में, ये कैसे होंगे? ये कैसे चलते हैं? किस प्रकार गति करते हैं? तो ये अंडाकार पथ में गति करते हैं। कैसे करेंगे? अंडाकार गति करेंगे तो कैसे करेंगे इसको देखिए। हमने पहले देखा था पी को। पी क्या था कि पी धक्का-मुक्की करते चल रहा था। पी चल रहा था इस तरीके से आगे पीछे धक्का-मुक्की करके चल रहा था। एक स्प्रिंग की भांति, स्प्रिंग को खींच कर छोड़िए, वो धक्का-मुक्की करेगा। तो कौन चल रहा था? पी। वैसे ही बात आती है एस की, तो एस कैसे चल रहा था? तो एस अपने दिशा के लंबवत चल रहा था। मान लीजिए दिशा ऐसे है इसकी, चलेगा कैसे? अपने लंबवत। ये देखिए, ये ऐसे चल रहा था। यानी कि एक रस्सी को खींच के जब आप ऐसे करते हैं, जो वेव बनेगा, वैसे ही चल रहा था हमारा एस। अब बात करते हैं रेलिक की। क्या रेलिक तरंग कैसे चल रहा है? देखिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग तो रेलिक तरंग के बारे में तो पढ़ रहे हैं ना। तो रेलिक तरंग जो है, एक तो ऐसे चलेगा जैसे एस चल रहा है, एक तो ऐसे चलेगा, ठीक है? इसके बाद एक रोल होते हुए ऐसे भी चलेगा अपने अंदर में। यानी कि एक अंडाकार पथ पर चल रहा है, ये हो जाएगा रेलिक वेव्स। उसके बाद लव वेव्स। लव वेव्स को हम किसको बोलते हैं? एल वेव को भी बोलते हैं लव वेव्स। लव वेव्स कैसे चलेगा? लव वेव्स आड़ा तिरछा ऐसे वैसे जिग-जैग करके चलेगा और पूरा तबाह करके रख देगा। क्यों करेगा? क्योंकि धरातल के ऊपर चलता है, तो जो धरातल के ऊपर चलेगा तो जितना भी संरचना होगा धरातल के ऊपर सबको तबाह करके रख देगा। तो ये हमारा है तीनों वेव्स के बारे में, और यही है इसके बारे में डिस्क्रिप्शन। अब चलिए आगे, ये है प्रश्न नंबर 36। वह महासागरीय क्रस्ट का औसत घनत्व कितना है? हमने पहले प्रश्न में ही देखा था, क्या देखा था? कि क्रस्ट का घनत्व देखा था। क्रस्ट का घनत्व हमने 2 तरह का देखा था क्रस्ट का। एक देखा था 2.7, एक देखा था 3.0, यानी 2.7 से लेकर 3.0 तक होता है। तो आखिर 2.7 किसका है और 3.0 किसका है? 2.7 जो है, ये हमारा है किसका? महा महाद्वीपीय। तो महाद्वीपीय का जो है 2.7 है, और इससे ज्यादा होता है महासागरीय का। यानी समुद्र के नीचे जो क्रस्ट है, वो ज्यादा है घनत्व में। किससे? महाद्वीपीय से।
इसीलिए इसका घनत्व कितना हो जाएगा 3.0। और वही हम एक औसत निकाल के चलते हैं कि टोटल क्रस्ट का घनत्व कितना है, तो हम लोग मान लेते हैं कि यह है 2.8। तो याद रखिएगा, महाद्वीपीय क्रस्ट का औसत घनत्व 2.7 है, 2.7 है, जो कि कम है। किससे कम है? महासागरीय घनत्व से कम है। वो कितना है? 3.0। यानी कि महाद्वीपीय क्रस्ट का घनत्व कम है किससे? महासागरीय से। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वही है हमारा, कितना है? 3.0। महासागरीय क्रस्ट का औसत घनत्व 3.0, महाद्वीपीय का 2.7। चट्टानी संरचना किसका बना हुआ है? बेसाल्ट का बना हुआ है। और बेसाल्ट का बना हुआ है, इसीलिए क्या है? इसका घनत्व ज्यादा है। मोटाई क्या है? कि यह महाद्वीपीय क्रस्ट की तुलना में बहुत पतला होता है। कितना होता है? 5 से 10 किलोमीटर औसत इसका होता है। यानी महाद्वीपीय क्रस्ट जो है वो बहुत चौड़ा मोटा होता है। कहीं कहीं पर वो 150 200 किलोमीटर 100 किलोमीटर पहुंच जाता है। लेकिन ये कम होता है, ये कहीं कहीं पर 5 किलोमीटर, कहीं पे 3 किलोमीटर हो जाता है। क्यों? क्योंकि गहरा है ना, समुद्र गहरा है। कहीं पर ट्रेंचेज पर बात करेंगे, जैसे मारियाना ट्रेंच, वहां पर और कम हो जाएगा। तो वही बात है कि मोटाई क्या है इसका? बहुत पतला होता है। यानी ये देखिए आप, ये कॉन्टिनेंटल देख रहे हैं आप, यहां से यहां मोटा है, इतना मोटा है। जबकि इसकी मोटाई देख रहे हैं आप, बस इतना है। सोचे कि सबसे मोटा कौन है? तो महाद्वीपीय क्रस्ट है। और पतला कौन है? तो महासागरीय क्रस्ट है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 37। यह पहले की बाल का संबंध किससे है? पहले के बाल का संबंध भी जो है वो ज्वालामुखी उद्गार से है। कैसे? पहले का बाल का मतलब समझिए, एक हेयर की तरह संरचना की बात कर रहा है। देखिए आप यहाँ पर क्या है, तो यह ज्वालामुखी से निकलने वाले कांच के रेशे होते हैं जो पतले बालों जैसे दिखाई देते हैं। अब देखिए होगा क्या कि जब ज्वालामुखी निकलता है तो ज्वालामुखी के साथ कई तरह की चीज निकलते हैं। तो वैसे ही वहां पर ग्लास फाइबर निकलता है। ग्लास फाइबर क्या होता है ना, कि जब सूख जाता है तो वैसे वो ना रेसे रेसे बाल की तरह नजर आता है। आप ये देख रहे हैं ना, ये संरचना, ये बाल की तरह एक संरचना नजर आता है। उसी को बोलते हैं पेले की बाल। लेकिन ये पेले नाम कहाँ से पड़ा? तो इसका नाम हवाई ज्वालामुखी की देवी, जो हवाई आइलैंड है, ज्वालामुखी जो वहां पर है, किसका है ये? तो अमेरिका के अंदर पड़ता है, यूएसए के अंदर। तो वहां पे ज्वालामुखी है, हवाई ज्वालामुखी। तो उसी ज्वालामुखी की देवी है जिनका नाम है पेले। और उनका जो संरचना है, रूप जैसा है। रूप कैसा है? तो रूप बिल्कुल सुनहरे बालों वाली है। और वैसे ही सुनहरे बाल कहाँ से निकलता है? तो हमारे ज्वालामुखी से निकलता है। तो इसीलिए उस तरीके का जो ग्लास फाइबर है उसको हम लोग बोलते हैं पेले की बाल। रंग सुनहरा होता है, हल्का होता है, हवा के साथ दूर तक उड़ जाता है, वही सब सारी चीजें हैं। अब प्रश्न नंबर 38। 38 क्या है कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो कहाँ स्थित है? बात कर रहा है कि सबसे ऊंचा एक्टिव वोल्केनो, याद रखिएगा, सबसे ऊंचा एक्टिव सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो एंडीज पर्वतमाला अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पर है। तो आप इसको देखिए, इसके बारे में देखिए, ये आपका अर्जेंटीना है, ये आपका चिली है। देख रहे हैं आपने लंबाई, ये पूरा चिली है। और यहीं पर है ओजिस डेल सलाडो। ये देख रहे हैं आपने, ये कैसा एक एक्टिव वोल्केनो है। और समुद्र तल से करीब 6,893 मीटर ऊंचा है। यानी ये दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, जो दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना और चिली के सीमा पर स्थित है। दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है ओजस डेल सलाडो। ठीक है, इस सबसे ज्यादा सक्रिय नहीं बात कर रहे हैं हम लोग, सबसे ऊंचा सक्रिय की बात कर रहे हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है। यह एंडीज पर्वतमाला का हिस्सा है, जो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। यह एक कैसा है? स्ट्रेटोवोल्केनो, यानी कि मिश्रित ज्वालामुखी है। और उसकी ऊंचाई के कारण इसके शिखर अक्सर कैसा है? बर्फ जम जाता है। हम स्ट्रेटोवोल्केनो में क्या पढ़े थे कि एक स्ट्रेटा की तरह होता है, एक गुंबद का आकार ले लेता है। जब एक कोनिकल गुंबद का आकार ले लेगा तो इसका आकार ऊंचा, साइज ऊंचा हो जाएगा। साइज ऊंचा हो तो क्या होगा? यहाँ पे बर्फ जम जाएंगे। हालांकि इसमें बड़े विस्फोट कम ही होते हैं, क्या होता है, लेकिन गैस निकलता रहता है। इसको इसीलिए बोलते हैं कि कैसा है, ये एक एक्टिव वोल्केनो है। अब है प्रश्न नंबर 39। 39 क्या है कि पृथ्वी के मेंटल और कोर की सीमा पर तापमान लगभग कितना होता है? बात कर रहा है मेंटल और कोर की सीमा पर। मेंटल कहां तक था? तो 2900 किलोमीटर तक हमारा मेंटल था। तो उस सीमा तक तापमान क्या होता है? तो होता है 3700 डिग्री सेल्सियस। तो इसके बारे में इसका डिस्क्रिप्शन देखिए, सॉल्यूशन देखिए क्या है इसका। तो आपका ये देखिए, ये हमारा क्या है? ये हमारा है इनर कोर, ये हमारा है आउटर कोर।
सॉरी, ये हमारा है इनर कोर, ये हमारा आउटर कोर। अब आउटर कोर और ये जो मेंटल है, इसके बीच का जो है, ये कितना है? तो ये हमारा है 3700 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए आप कि मेंटल और बाहरी कोर का मिलन बिंदु कितना है? 3700 से 4000 डिग्री सेल्सियस। और यहीं से ऊष्मा मेंटल की ओर प्रवाहित होती है, इसे मेंटल संवहन धाराएं हम बात कर रहे थे। संवहन धाराएं कि कन्वेक्शन सेल कैसे डेवलप होता है, कैसे प्लेट टूटती है, कैसे प्लेट टूट करके मेंटल के पास जाती है नीचे, फिर वहां गर्म होके हीट होके फिर क्या होता है, वो मैग्मा की तरफ फिर ऊपर निकलता है। ऊपर निकलने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे ये एक सेल बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्शन सेल। यानी जो ये है यहाँ पर कितना है, ये 3700 किलोमीटर है, सॉरी 3700 डिग्री सेल्सियस है। तुलनात्मक रूप से पृथ्वी का केंद्र आंतरिक कोर का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस, जो सूर्य के सतह के तापमान के बराबर होता है। यानी कि यहाँ का कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस। और ये 6000 डिग्री सेल्सियस कहाँ का तापमान है? तो सूर्य के सतह का तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40 कि मैग्मा और लावा का मुख्य अंतर क्या है? हम कई बार ये अभी मैं रिपीट करते आया हूं कि मैग्मा और लावा के बीच अंतर सिर्फ स्थान का अंतर है। यानी कि ज्वालामुखी यानी पृथ्वी के अंदर जो होगा चैम्बर बना हुआ, जहां से निकल रहा होगा सब, वो बनेगा पिघला हुआ पदार्थ, वो बनेगा मैग्मा। और जब वही मैग्मा ज्वालामुखी के बाद जब बाहर आ जाएगा धरती पर, तो उसको हम लोग बोलेंगे लावा। यानी कि जब आप ये देखिए, इसके डिस्क्रिप्शन को देखिए, तो क्या है कि ये जो है इसको बोलेंगे मैग्मा, अर्थात पृथ्वी के अंदर जो बना हुआ है पिघला हुआ मैग्मा, जो ये बाहर आया, बाहर आकर जो संरचना बनाया, इसको बोलेंगे हम लोग लावा। यानी मैग्मा और लावा में सिर्फ अंतर है स्थान का, कि वो किस स्थान पर बैठा है। जो पृथ्वी के अंदर है तो मैग्मा हो गया, पृथ्वी के बाहर आ गया तो लावा हो गया। यानी मैग्मा लावा वही चीजें हैं, स्थान क्या है? भूमिगत गैस, तो बाकी सब चीज देखे रहे हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 41 की क्रेटर झील का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण भारत में कौन सा है? क्रेटर झील का उदाहरण कौन सा है? तो हमारा लोनार झील है। ये कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। तो ये हमारे महाराष्ट्र में है। तो लोनार झील के बारे में समझते हैं। देखिए, आप ये देख रहे हैं, बड़ा खूबसूरत है लोनार झील यहाँ पर। ये अभी चर्चा में भी रहा था। चर्चा में क्यों रहा था? कि 2020 में क्या हुआ था कि एक हेलो आर्किया सूक्ष्म जीव था और इसकी उस उपस्थिति में पूरा जो है ना गुलाबी हो गया था, पूरा पानी गुलाबी नजर आ रहा था। क्यों? क्योंकि कुछ वहां पे हेलो आर्किया नाम का सूक्ष्म जीव आ गया था उस पानी में, उसके कारण 2020 में ये तो पूरा गुलाबी नजर आ रहा था, टूरिस्ट प्लेस बन गया था बहुत ज्यादा ये उस समय। तो महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में है ये लोनार झील, और इसका निर्माण 52,000 साल पहले हुआ था। 52,000 साल पहले कैसे हुआ था? एक उल्का पिंड टूट कर आकर यहाँ पर टकराया था, और टकराने के बाद क्या हुआ कि बिल्कुल गहरा हो गया, और गहरा होने के बाद पानी भर गया, और पानी भर गया तो कैसा हो गया? ये झील बन गया। तो इस झील की पानी अत्यधिक कैसा है? ये खारा है, क्षारीय है, और इसको रामसर साइट का दर्जा भी मिल गया है। हम जब चैप्टर में पढ़ेंगे आगे ना कि रामसर साइट क्या होता है, कैसे होता है, किसको दर्जा मिलता है, भारत में कौन-कौन से स्थान हैं, तो हम एक-एक करके सारा कुछ पढ़ेंगे। तो चलिए अभी हम चलते हैं प्रश्न नंबर 42 पर। ये है कि इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी क्या होता है? क्या बात कर रहे हैं? इलास्टिक। इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी जो है, वो भी संबंधित है हमारा भूकंप से। भूकंप से संबंधित क्यों है? क्योंकि जो हमारे अर्थ है, वो अर्थ कई प्लेटों से मिलकर बना हुआ है। कुछ बड़े प्लेट हैं, कुछ छोटे प्लेट हैं, कई प्लेट से मिलकर बना हुआ है। जब ये प्लेट आपस में घूमते हैं, टकराते हैं, कभी दूर हटते हैं, तो इसमें क्या होता है कि तनाव होता है। तनाव होने के बाद एनर्जी क्रिएट होगा। एनर्जी उसमें जब आएगी तो खिंचाकर टूटेगा प्लेट। प्लेट टूटेगा, और प्लेट टूटने के बाद फिर से वो अपनी जगह पर आने की कोशिश करेगा। तो इसी को बोलते हैं इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी। तो देखिए इसके बारे में पढ़िए कि आखिर इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी क्या होता है। देखिए इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी के बारे में देखते हैं। तो क्या है, इसको दिया था किसने? तो एच.एफ. रीड ने दिया था। पृथ्वी के अंदर की चट्टानें रबड़ की तरह लचीली होती है। जैसे आप देखिए, पृथ्वी है, इसके अंदर ये है, अभी चट्टानें कहते हैं कि तनेगी, तन करके एक समय ऐसा है कि स्लिप कर जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा, और इसी को बोलते हैं इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी। यानी कि प्लेट टेक्टोनिक की गति के कारण चट्टानों पर दबाव होता है। प्लेट टेक्टोनिक क्या पढ़ेंगे हम लोग कि प्लेट का कैसे गति करती है प्लेट, हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में पढ़ेंगे कि कैसे गति करती है। इसी गति के कारण क्या होता है कि चट्टान पे दबाव पड़ता है, खिंचता है, और में ऊर्जा जमा होने लगती है। ऊर्जा जमा होगी तो क्या करेगा? टूटेगा। टूटेगा तो फिर से वापस आने की कोशिश करेगा, और वही जब 2 प्लेट आपस में जब पास आएगा, तो उसी का बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे कि क्या है वो? इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी, इसी को बोलते हैं।
यानी कि भूकंप का आना, टूटने के बाद चट्टान वापस में अपनी मूल अवस्था में आने की कोशिश करते हैं, जैसे खिंचा हुआ रबर छोड़ने पर होता है, जिससे कंपन पैदा होता है और इसी कंपन को फिर हम लोग क्या बोलते हैं? भूकंप बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 43, कौन सा देश हजारों धुआरों की घाटी यानी वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा ऐसा है? तो हमारा है वो कौन सा? अलास्का। अलास्का किसके अंदर है? तो हमारे यूएसए कंट्री के अंतर्गत है। तो देखिए इसके बारे में समझते हैं हम लोग कि क्या है ये। तो अच्छा, ये कहीं और का आ गया है डिस्क्रिप्शन। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 है कि पार्श्विक संकु अर्थात पैरासाइटिक कोन कहाँ बनता है? देखिए पैरासाइट का मतलब क्या होता है? पैरासाइट का मतलब वो होता है कि वो किसी पर निर्भर है। पैरासाइट है, किसी पर निर्भर होके वहां से एनर्जी ले रहा है, चूस रहा है वहां से एनर्जी, उसी को बोलते हैं पैरासाइट। तो बात वही है कि पार्श्विक शंकु यानी कि पैरासाइटिक कोन कहाँ बनेगा? तो कहाँ बनेगा वो? तो ज्वालामुखी शंकु के ढलानों पर ही तो बनेगा। जैसे हमारे ज्वालामुखी शंकु है, इसके ढलानों पर यानी यहाँ पर कोई कोन निकल गया, मान लो यहाँ से भी कुछ लावा में निकल रहा है, तो एक कोन निकला, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोले हम लोग पैरासाइटिक यानी कि पार्श्विक शंकु। इसका निर्माण तब होता है जब मुख्य ज्वालामुखी की नली, जैसे देखिए ये क्या है? यहाँ पे मैग्मा है। अब ये मैग्मा क्या हो रहा है कि ऊपर जा रहा है, लेकिन इसको कहीं पर और भी लगा कि यहाँ पे तो थोड़ा कमजोर है, तो चलो क्यों ना हम यहीं से निकल जाते हैं। तो जैसे ही यहाँ से निकला बाहर, तो ये जो कोन निकला, मेन मेन तो ये है ना, मेन हमारा निकलने का वेंट तो ये है, लेकिन एक और साइड से वेंट निकल गया, सेकेंडरी वेंट कहीं से जगह मिला निकलने का, निकल गया बाहर, उसी को बोलते हैं पैरासाइटिक कोन यानी कि पार्श्विक शंकु। तो वही चीजें हैं कि आकार में क्या होता है कि मुख्य ज्वालामुखी की तुलना में काफी छोटा होता है, छोटा ही होगा क्योंकि मुख्य ज्वालामुखी से तो भर भर के निकल रहा है ना, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा जगह मिला, बस निकल गया साइड से कि चलो मैं यहाँ से निकल लेता हूँ, तो इसी को बोलेंगे पैरासाइटिकोन। और पैरासाइट इसलिए कि अपनी सारी एनर्जी कहाँ से ले रहा है? इसी मेन वेंट से ले रहा है, दूसरे वेंट से ले रहा है, इसी को बोलते हैं हम लोग पैरासाइटिकोन यानी कि एक सेकेंडरी वेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 45 की विश्व का सबसे विस्तृत ज्वालामुखी माउना लोवा किस प्रकार का है? माउना लोवा की बात करते हैं कि माउना लोवा किस प्रकार का है। तो माउना लोवा कैसा है? एक सिल्ड ज्वालामुखी है। तो माउना लोवा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि माउना लोवा कैसा है। देखिए माउना लोवा सिल्ट वोल्केनो है। सिल्ट वोल्केनो कैसा होता है? तो एक चौड़ी ढाल की तरह दिखता है, जिसका बहुत ढाल कैसा होता है? ढाल बहुत धीमा होता है। निकलने वाला लावा कैसा होगा? बेसाल्टिक होगा। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि हमारा जो दक्कन ट्रैप है, दक्कन ट्रैप कैसा बना है? तो दक्कन ट्रैप बेसाल्टिक से बना है, बेसाल्टिक लावा से बना है। बेसाल्टिक लावा कैसे होते हैं? जिनमें सिलिका की मात्रा बहुत कम होती है, यानी वो दूर तक फैल सकते हैं, पानी की तरफ बह सकते हैं। तो वो कौन सा है हमारा? वो सिल्ड ज्वालामुखी है। वो कौन सा है हमारा? मोना लोवा है। पतला होने के कारण क्या हो? जमेगा नहीं, दूर तक फैल जाएगा। देखिए ये हवाई आइलैंड है और यहीं पे मोना लोवा है। ये किसका बना हुआ है? तो ये बेसाल्टिक लावा का बना हुआ है। अगला प्रश्न है 46 नंबर कि मोह पैमाना क्या है? ये मोह आखिर पैमाना है क्या? तो मोह पैमाना जो है वो क्या है? वो है खनिजों की कठोरता नापता है। खनिजों की कठोरता कैसे नापेगा? कौन खनिज कितना कठोर है? जैसे डायमंड के बारे में हम लोग बात करते हैं कि डायमंड सबसे कठोर है, तो ऐसी आखिर ये कठोरता नापेगा कौन? तो मोह पैमाना होगा। तो मोह के बारे में समझिए कि ये मोह पैमाना है क्या। देखिए आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर क्या है कि हर का अपना एक दे रखा, कौन कितना है, सबसे ऊपर है डायमंड। यानी कि मुख क्या है, ये पैमाना बताता है कि एक खनिज दूसरे खनिज से कितना आसानी से खुरचा जा सकता है। यानी जो जितना हार्ड होगा वो दूसरे को तो खुरच सकता है ना। तो वही अर्थात कौन किससे आसानी से खुरच सकता है, कौन बताता है? मोह। और कितना होता है पैमाना? 1 से लेकर 10 तक अंक का पैमाना होता है। अर्थात 1 में हम लोग किसको रखेंगे? जो सबसे सॉफ्ट होगा, और 10 में किसको रखेंगे? जो सबसे हार्ड होगा। अर्थात डायमंड जो है वो सबसे हार्ड पर है, और जो जिप्सम यहाँ पर 2 देख रहे हैं, वैसे टाल्क स्टोन वगैरह होता है बहुत, वो भी सॉफ्ट होता है। यानी एक सबसे नरम खनिज कौन है? टाल्क। टैल्क जो मिट्टी की भांति है ना, चूना, वो जो टैल्क जो हाथों से भी आप उसे दबा देते हैं, तो टैल्क क्या होता है? सबसे कम 1 अंक पर। और सबसे कौन है ज्यादा? सबसे ज्यादा डायमंड है। इसलिए हम लोग बोलते हैं डायमंड से किसी को काट सकते हैं, क्योंकि सबसे हार्ड है, इसलिए डायमंड को जल्दी खुरचा नहीं जा सकता है। उपयोग यही है कि भूवैज्ञानिक क्षेत्र में जो है खनिज की पहचान करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं।
अब आते हैं प्रश्न नंबर 47 47 पर कि भूपर्पटी अर्थात क्रस्ट में ऑक्सीजन के बाद दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? हम लोग बात कर रहे हैं तत्वों की, यानी कि एलिमेंट्स की। तो कौन सा है वो? तो हमारा है सिलिकॉन। देखिए इसके बारे में, तो इसका जो भूपर्पटी है, ये हमारा भूपर्पटी है। इस भूपर्पटी में क्या है? सबसे ज्यादा है ऑक्सीजन। तत्व की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। दूसरा है सिलिकॉन, तीसरा है एल्यूमिनियम। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम। अर्थात भूपर्पटी में ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन है 46.6%। उसके बाद है सिलिकॉन 27.7%। ये तो बात होगी तत्व की। लेकिन अगर बात आ जाएगी कि धातु में कौन सा सबसे ज्यादा है, तो धातु में सबसे ज्यादा कौन सा है? धातु में है, वो है हमारा एल्यूमिनियम। देखिए आप यहां पर ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम। अगर सिर्फ तत्व की बात आएगी तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम। लेकिन अगर धातु की बात आएगी, मेटल की बात आएगी, तो सबसे ज्यादा मेटल कौन सा है? तो वो है हमारा एल्यूमिनियम। याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है 48, वो है कि आइसोसिस्मल लाइन क्या है? आइसोसिस्मल लाइन क्या है? सिस्मल का मतलब समझिए। सिस्मल का मतलब होता है भूकंप से रिलेटेड होगा ये सिस्मल। और आइसो मतलब बराबर था समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थान को हम लोग बोलेंगे आइसोसिस्मल लाइन। जहां पर क्या होगा? भूकंपीय तीव्रता समान होगी। जैसे इस स्थान पर और दूसरे स्थान पर भूकंपीय तीव्रता समान हो रही है, तो एक लाइन जो बनेगा, वो लाइन क्या बनेगा? ये बनेगा आइसो सिस्मल। तो आइसोसिस्मल लाइन क्या होगा? तो समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थान को मिलाएंगे, जो स्थान लाइन मिलेगा उसको बोलेंगे आइसोसिस्मल लाइन। यानी मानचित्र पर वह रेखा जो उस स्थान को मिलाती है जहां भूकंप की तीव्रता एक समान दर्ज की गई है। यानी कि मान लीजिए कि अभी दिल्ली में भूकंप की तीव्रता है 7 और उत्तराखंड में है 6 और जो राजस्थान में है 7। तो जो राजस्थान से दिल्ली के बीच में जो एक लाइन बनाया जाएगा, खींचा जाएगा कि हाँ भाई यहाँ 7 है दिल्ली में, राजस्थान में 7 है, तो 7-7 करके जब लाइन बनेगा तो उसी को बोले हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोसिस्मल लाइन। यानी कि दो स्थान की तीव्रता समान मिलाने वाली रेखा को हम लोग बोलेंगे आइसोसिस्मल लाइन। सिर्फ यही कॉन्सेप्ट है। यानी यह रेखा मुख्य रूप से क्या होता है? मर्केली पैमाने पर आधारित होता है, जो भूकंप में हुए नुकसान और लोगों को अनुभव को मापता है। ये रेखा कैसा होता है? अनियमित होता है, क्योंकि मिट्टी की बनावट अनियमित ही तो होगा ना, एक जैसा कैसे होगा रेखा? रेखा कैसा होगा? जब मान लीजिए कि यहाँ पर 7 है, इस जगह पे 7 है, इस जगह पे 7 है, तो एक ऐसे करके लाइन बनेगा। तो ये कैसा होगा? आइसोसिस्मल लाइन हो जाएगा। वैसे ही जैसे आइसोसिस्मल लाइन है, वैसे ही एक और कॉन्सेप्ट है, वो है होमोसिस्मल लाइन। अर्थात होमोसिस्मल लाइन क्या होता है? तो वे स्थान जहाँ भूकंप के झटके एक ही समय पर महसूस होते हैं। टाइम की बात आ जाती है। जब सेम टाइम पर दो स्थानों पर दिल्ली और बिहार, तो दिल्ली और बिहार में अगर सेम टाइम पर भूकंप अनुभव किया गया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर 8:40 में किया गया, तो बिहार में भी 8:40 में किया गया, तो दोनों जगह पर सेम किया गया, तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा होमोसिस्मल लाइन। यानी कि आइसो सेफ, एक और होता है आइसोसेफ, समान ऊंचाई वाले स्थान को बोलते हैं आइसोसेफ। और आइसोबाथ भी एक होता है। बाथ क्या होगा? समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थान को बोलेंगे हम लोग आइसोबाथ। याद रखना है। क्या क्या हमने पढ़ा? पहला पढ़ा हम लोग आइसोसिस्मल लाइन क्या होता है? जो समान भूकंपीय तीव्रता वाले दो स्थानों को मिलाने वाली रेखा को हम लोग बोलेंगे आइसोसिस्मल लाइन। वैसे ही होमोसिस्मल लाइन क्या होता है? तो जहां भूकंप के झटके समान समय पर दर्शाए गए हैं, दो स्थानों तीन स्थानों पर, उनके बीच जो लाइन बनाएंगे उसको बोले हम लोग क्या? होमोसिस्मल लाइन। उसके बाद हम लोग क्या है? आइसोसेफ पढ़े। आइसोसेफ क्या है? तो समान ऊंचाई वाले स्थान, दो ऊंचाई ऊंचाई की बात करेंगे ना, कि कहीं पर 100 मीटर, कहीं पर 100 मीटर, तो दो जो लाइन बनेगा उसको बोलेंगे आइसोसेफ। वैसे ही आइसोबाथ होता है। आइसोबाथ क्या होता है? तो समुद्र के नीचे समान गहराई वाले, मान लीजिए कि मारियाना ट्रंच है 11 किलोमीटर के आसपास, अगर उसी के समान कुछ और भी मिल गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे? भाई ये क्या है? ये तो एक आइसोबात है, दोनों के बीच में एक लाइन है। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 49, कि पृथ्वी के भीतर 1 किलोमीटर की गहराई पर तापमान में कितना वृद्धि होता है? तो देखिए तापमान में कितना वृद्धि होगा? तो 30 डिग्री के आसपास तापमान में वृद्धि होगा। इसको आप समझिए। देखिए अब कितना होगा? वो होगा 30 डिग्री सेल्सियस। तो 30 डिग्री सेल्सियस समझिए कैसे है। देखिए पृथ्वी है, तो पृथ्वी के अब औसत दर समझिए कैसे होता है। तो पृथ्वी की ऊपरी परत जो है,
उसमें गहराई के साथ तापमान में औसत दर लगभग 30 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर बढ़ता है। कैसे बढ़ेगा? तो 1 किलोमीटर पृथ्वी के अंदर जाएँगे तो 30 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होगा? बढ़ेगा। इसे 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर की दर से भी मापा जा सकता है। अगर इसको तोड़े हम आगे तो क्या देखेंगे कि 1 डिग्री सेल्सियस 32 मीटर पर बढ़ रहा है। यानी यह दर पूरी पृथ्वी में समान नहीं होगा। बात सही, समान कैसे होगा? सब परत अलग-अलग है, तो सबकी गहराई अलग-अलग, सब मेंटल कोर, क्रस्ट, सब में सबका प्रॉपर्टी अलग-अलग है। तो ये भी क्या होगा कि दर जो है वो एक समान नहीं होगा। और पृथ्वी के भीतर तापमान का स्रोत हमने देखा था, क्या देखा था? पहला था रेडियो एक्टिव डीके हो रहा था, उसके बाद हमने और क्या देखा था? और देखा था कि जो प्री मॉडल हीट जो है, जो उस समय जब पृथ्वी बना होगा, उस समय का हीट भी स्टोर है अभी तक, तो वो भी था। उसके बाद क्या है? पृथ्वी के निर्माण के समय का हीट हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। क्वेश्चन नंबर 50 की महाद्वीपीय क्रस्ट की औसत मोटाई कितनी है? बात कर रहा है महाद्वीपीय क्रस्ट की औसत मोटाई क्या? तो कितना होगा वो? 30 से 40 किलोमीटर होगा। चलिए देखते हैं कैसे है। तो महाद्वीपों के नीचे औसत मोटाई लगभग 30 से 40 किलोमीटर होता है। हिमालय जैसा ऊंचा अगर है तो क्या हो जाएगा? 70 से 100 हो जाएगा। तो अगर वही हम एक एवरेज निकाल कर चले तो कितना आएगा? 30 से 40। और महासागरीय का तो पता ही है, कम होता है। वैसे ही संरचना महाद्वीपीय क्रस्ट कैसा है? सिलिका का बना हुआ है। और चट्टानें कैसा हुआ है? ग्रेनाइट का बना हुआ है। तो ये इसका आखिरी प्रश्न था। इससे संबंधित अगर और भी कोई प्रश्न होगा जो छूट रहा होगा कुछ, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं जब अगला वीडियो लेकर आऊंगा तो उसमें इंक्लूड कर दूंगा उसे। तो आप इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और जो बेल आइकन हो उसको दबा दें, क्योंकि अगर कोई भी आएगा इस इंटरेस्टिंग जो अगला चैप्टर आएगा तो आपको वो मिल जाएगा। तो चलिए, थैंक यू। बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।